इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 376। रणविजय ने कार्ड को देखा और पाया कि नक्शा विस्तार से बनाया गया था, लेकिन रणविजय को इस तरह के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि यह क्या है। शायद ये कुछ साधारण खजानों वाला डूबा हुआ जहाज था। भले ही यह एक आत्मा का खजाना हो, लेकिन रणविजय के पास इसे खोजने के लिए जाने का समय नहीं था, क्योंकि उसे हर दिन मिंगमैन के साथ जाना पड़ता था। इसके अलावा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात छिपी हुई आत्मा के पत्थर को प्राप्त करना और युआन किंग फल के पकने में तेजी लाना था। इसके अलावा खजाने का नक्शा अधूरा था और सबसे केंद्रीय स्थान चिन्हित था, जिसने रणविजय के खजाने की खोज को और अधिक कठिन बना दिया। इस बारे में सोचने के बाद रणविजय ने प्रशिक्षक लियू से खजाने का नक्शा इकट्ठा करने और खुद ही इससे निपटने के लिए कहा। प्रशिक्षक लियू ने नक्शे को सीधे अपनी जेब में रख लिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रणविजय ने प्रशिक्षक लियू से कहा, उसके परिवार से कहो कि वे बेहतरीन जेड के 49 टुकड़े तैयार करें, जिनमें से प्रत्येक अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रशिक्षक लियू ने सिर हिलाया और फिर अपने आदमी को बाई परिवार से संपर्क करने का आदेश दिया। बाई के परिवार से संपर्क करने के बाद रणविजय ने बाई चुवान को वापस लाने के लिए उनसे मुलाकात की। बाई चुवान का परिवार उत्तरी जिले के शांगशुई गार्डन में स्थित एक विला में रहता था। वह माल धुलाई में माहिर था और उसने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली थी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपहरण हो जाएगा। ये बाई शिया, बाई चुवान की बेटी थी, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से संपर्क किया और कार्य जारी किया। इस समय बाई के विला के हॉल में लगभग 7 या 8 लोग थे, जिनमें बाई चुवान की पत्नी और बेटी के साथ साथ उनकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक भी शामिल थे। भाई चुवान ने कहा कि हाल ही में उनका मूड खराब था और वे घर पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे बाहर आए और सामान की धुलाई में भाग लिया। हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, और अब हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भाई चुवान सुरक्षित वापस आ जाए, एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति ने उदास होकर कहा। मुझे यकीन है कि चुवान सुरक्षित वापस आ जाएगा। बाई चुवान की पत्नी थोड़ी थकी हुई थी। सिर्फ 2 दिनों में बाई चुवान की पत्नी और बेटी सभी चिंतित हो गए। क्या कल बचाव शुरू नहीं हुआ? आज कोई हलचल क्यों नहीं हुई? 40 के दशक में एक और व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और शिकायत की। उन्होंने कल 3 बार कोशिश की और सभी विफल रहे, और आज कोई खबर नहीं है। बाई शिया ने अपना सिर नीचे किया और दुख के साथ जवाब दिया। चाचा चुवान इस बार बहुत ही आवेगपूर्ण थे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के तैयार होने से पहले ही नाव चला दी। मूल रूप से सुरक्षा कर्मियों का चयन और व्यवस्था बहुत तेजी से की गई थी, लेकिन वे टाल मटोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कोने में बैठी एक छोटी बालों वाली महिला ने कहा। बोलने से पहले अच्छी तरह से तैयार आदमी की आंखें चमक उठीं, फिर उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हारा क्या मतलब है, ज़ियाओलियन? क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारे बीच गद्दार हैं? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ, मुझे बस शक है कि अंदर ही अंदर गद्दार हैं, अन्यथा चाचा चुवान को उतरते ही कैसे छीन लिया जा सकता था? ज़ियाओलियन ने सख्ती से कहा। अच्छा, तुम्हें किस पर गद्दार होने का शक है? हम सभी कई सालों से भाई चुवान के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि तुम ही एकमात्र हो जो 1 साल के भीतर यहाँ आए हो, अधेड़ उम्र के आदमी ने असंतुष्ट स्वर में कहा। 1 साल के भीतर? क्या मामला है? मैं चाचा चुवान की भतीजी हूँ, और क्या मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकती? जहाँ तक गद्दार की बात है, तो आप और डोंगसा सुरक्षा के कर्मचारी मिलकर इसकी जांच करेंगे और फिर डार्क वुल्फ गिरोह से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ज़ियाओलियन ने गुस्से में कहा। अच्छा, इस शोर का क्या मतलब है? क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हैं? बाई चुवान की पत्नी ने थोड़ा परेशान होकर कहा। जैसे ही उसने कहा, कमरा शांत हो गया। किसी ने भी उस अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी पर ध्यान नहीं दिया, जो अब अपना सिर नीचे किए हुए थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ये सच है कि दुनिया में कोई भी दीवार हवाबंद नहीं है, और अगर वे वास्तव में इसकी जांच करना चाहते हैं तो गद्दार पकड़ा जा सकता है। इसलिए बाई चुवान को मारने से ही सबूत गायब हो जाएंगे। उस आदमी की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। हालांकि इस समय बाई शिया का मोबाइल फोन बज उठा। नमस्ते, मैं हूँ। क्या? सच में? बढ़िया। मेरे पिताजी कैसे हैं? अच्छा, धन्यवाद, मेरा पता है। फोन का जवाब देने के बाद बाई शिया लाल आंखों से खड़ी हुई और उत्साह से बोली, मेरे पिताजी को बचा लिया गया है। बचा लिया गया? काश। बाई चुवान की पत्नी पूरी तरह से शांत हो गई और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अन्य लोगों ने भी बार बार अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। केवल अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी के चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। मास्टर फैंग विफल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी के शरीर में कुछ समस्याएं थीं। उन्हें शीर्ष श्रेणी के जेड के 49 टुकड़े चाहिए, जो सभी अंगूठे से बड़े होने चाहिए, बाई शिया ने जल्दी में कहा। तो चलो जल्दी से जेड खरीदने के लिए किसी से संपर्क करें, बाई चुवान की पत्नी ने कहा। मैं जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने उठकर कहा। मेरा एक दोस्त है जो जेड के कारोबार में है, मैं उससे संपर्क करूंगा, ज़ियाओलियन ने कहा। अंत में उन्होंने जेड खरीदने के लिए अलग अलग कदम उठाए। बाकी लोग हॉल में इंतजार करते रहे। लगभग 1 घंटे बाद ज़ियाओलियन ने वापस कॉल किया और कहा कि वह उस आदमी से संपर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए बाई शिया ने उसे सीधे जेड के 49 पीस खरीदने के लिए कहा। उसी समय उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ गया। 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद उन्होंने एक मर्सिडीज और एक हम्मर को आते देखा।
सभी लोग बाई चुवान से मिलने के लिए दौड़े और उनकी नज़रों के सामने मर्सिडीज से काले रंग का एक आदमी बाहर आया और बेज विंडब्रेकर में एक आदमी अपनी बाहों में एक छोटी लड़की के साथ पीछे की सीट से बाहर आया। हमर से 3 लोग उतरे और उनमें से 2 एक स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे जिस पर बाई चुवान लेटा हुआ था। मेरे पिता को क्या हुआ? जब वे पास आए और बाई चुवान को देखा तो वे इतने डर गए कि बाईशिया लगभग रो पड़ी। बाई चुवान की पत्नी लड़खड़ा गई। कई अन्य लोगों के चेहरे भी काले पड़ गए। स्ट्रेचर पर बाई चुवान का शरीर सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से ढका हुआ था और उसके हाथ स्ट्रेचर के बाहर लटके हुए थे बिना किसी हलचल के। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मर चुका है? ठीक है, वह ठीक है, लेकिन वह थोड़ा डरावना लग रहा है, इसलिए हमने उसे कपड़े के टुकड़े से ढक दिया, प्रशिक्षक लियू ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। बाईशिया ने जल्दी से बाई चुवान का पर्दा हटाया और जो उसने देखा उसे देखकर वह रो पड़ी। पिताजी, आपको क्या हो गया है? उठो, चुवान, चुवान। बाई चुवान की पत्नी का गला भर आया। इस समय बाई चुवान के चेहरे पर कोई गुलाबी रंग नहीं था और उसकी पलकें और होंठ काले थे जैसे कि उसे जहर दिया गया हो। अंदर चलो, जितना ज्यादा तुम घसीटते रहोगे उसके शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, रणविजय ने पीछे खड़े होकर कहा। अंदर आओ, कृपया। बाईशिया ने अपनी मां की बांह पकड़ी और बचाव दल के लिए रास्ता बनाया। भीड़ जल्दी से अंदर चली गई। एक कमरा ढूंढो और उसे बिस्तर पर लिटाओ, रणविजय ने हॉल में कदम रखते ही कहा। इस तरफ से बाईशिया पहली मंजिल पर सबसे नजदीकी गेस्ट रूम में तेजी से चली गई, दरवाजा खोला और स्ट्रेचर ले जाने वाले 2 लोगों को अंदर जाने दिया और स्ट्रेचर को सीधे बिस्तर पर रख दिया। मेरे पति को क्या हुआ? श्रीमती बाई ने रणविजय की ओर देखा और पूछा। मुझे जेड दे दो, रणविजय ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना सीधे कहा। जेड तैयार है, मैं इसे आपके पास लाकर दूंगा, जियाओलियन ने जवाब दिया और रणविजय के सामने एक कपड़े का थैला रख दिया। रणविजय की बाहों में मेंगमैंग ने अपनी बड़ी आंखों से एक पल के लिए बाई चुवान को देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, पापा, उसे क्या हुआ है? वह बीमार है। रणविजय ने जेड की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए अपनी हथेली जेड के ढेर में डाली। अंत में उसने 5 अयोग्य लोगों को चुना और शेष 60 से अधिक जेड के टुकड़ों का उपयोग किया जा सकता था। मेंगमैंग का सवाल सुनकर रणविजय ने हंसते हुए जवाब दिया, तो पापा उसका इलाज करने जा रहे हैं। क्या आप यहाँ कुछ समय के लिए अंकल जू के साथ खेलना चाहेंगे? मेंगमैंग, अंकल जू आपके साथ खेलेंगे, जू योंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अंकल लियू भी आपके साथ खेलेंगे, प्रशिक्षक लियू ने कहा। ठीक है, ठीक है पापा, आपको जल्दी करना चाहिए। मेंगमैंग ने चतुराई से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। रणविजय ने मुस्कुराते हुए मेंगमैंग के छोटे से सिर को छुआ, अपनी कपड़े की जेब उठाई और अतिथि कक्ष में चला गया। रणविजय के कमरे में प्रवेश करने के बाद बाईशिया ने जू योंग को देखा और पूछा, मुझे तुम्हारा पता नहीं है? मेरा नाम जू योंग है, बस मुझे प्रशिक्षक लियू कहो। मैं मेंगमैंग हूँ। और वह जो अभी कमरे में गया है? श्रीमती बाई ने पूछा। वह, उसकी पहचान डरावनी है, बेहतर होगा कि मैं उसका जिक्र न करूं। प्रशिक्षक लियू ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, हमारे बॉस का शुक्रिया, अगर वह नहीं होता तो कोई भी मिस्टर बाई को नहीं बचा पाता। बॉस यहाँ हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मिस्टर बाई ठीक होने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बाई परिवार की आधी चिंताएं दूर हो गईं। श्रीमती बाई ने मेंगमैंग को ध्यान से देखा और पूछा, कितनी प्यारी लड़की है, तुम्हारा नाम क्या है? मेंगमैंग दंग रह गया और फिर उसने उत्तर दिया, मेरा नाम मेंगमैंग है। मैंने बस यही कहा था। ओह, श्रीमती बाई ने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। जब वे बातें कर रहे थे अतिथि कक्ष का दरवाजा खुल गया। रणविजय चुपचाप बाहर आ गया। उसके बाद बाई चुवान, जो अभी भी थोड़ा निराश दिख रहा था, लेकिन पहले के विपरीत बाई चुवान का चेहरा अब पीला नहीं था और उसकी पलकों और होठों का रंग सामान्य हो गया था। बाईशिया और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने बाई चुवान को घेर लिया था, जबकि प्रशिक्षक लियू और जू योंग थोड़ा हैरान थे। उन्होंने वहां 2 मिनट से भी कम समय बिताया था। क्या इस तरह गंभीर स्थिति का समाधान किया गया था? यह इतना आसान क्यों था? जैसे कि भगवान उनकी मदद कर रहे थे। 2 मिनट पहले रणविजय अतिथि कक्ष में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रणविजय बिस्तर के सिर पर खड़े होकर अपने दाहिने हाथ से कपड़े के थैले में पहुंचे और 5 अंगुलियों से जेड के 4 टुकड़े उठा लिए। फिर उसने आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न की और बाई चुवान के सिर के बाईं ओर जेड को अलग अलग कोनों पर बिखेरने के लिए अपना हाथ घुमाया। उसने लगातार जेड को बाहर निकाला और 1 मिनट में उसने 48 जेड टुकड़ों का इस्तेमाल किया। अंतिम एक दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्य उंगलियों के बीच था। निर्माण को सक्रिय करें। रणविजय ने जेड के सभी 49 टुकड़े अपनी उंगलियों से तोड़ दिए। जेड की कमजोर ऊर्जा एक मजबूत ऊर्जा बनाने के लिए आपस में जुड़ी हुई है। शरीर से बाहर रणविजय की हथेलियों के हिलने डुलने के साथ 1/3 ऊर्जा बाई चुवान के मस्तिष्क में घुस गई। बाई चुवान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें काले कोहरे से ढकी हुई थीं और वे क्रूर लग रही थीं। लेकिन 3 सेकंड से भी कम समय में काले कोहरे ने बाई चुवान की आंखों को छोड़ दिया और उसके सिर के ऊपर एक फुटबॉल के आकार का काला कोहरा बनाया, जिसमें एक स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। फिर काले कोहरे ने नीचे विस्तार करने और बाई चुवान की त्वचा को छूने की कोशिश की, जिसने एक कमजोर आवाज की।
तुम कौन हो? तुमने मेरी योजना तोड़ी है और मुझे तुम्हें फाड़ देना चाहिए। मेरा नाम याद रखें, फैंग शिहुआन, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप मेरे सामने जो छोटे छोटे कौशल सीखे हैं उनके सामने दिखाने की हिम्मत करते हैं? रणविजय ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, आत्मा को मार डालो। अचानक कमरे में एक हवा चल रही थी और शेष 2/3 ऊर्जा काले कोहरे में घुस गई। नहीं, काले कोहरे में एक फीकी गर्जना थी और फिर वह दूर चली गई। उसी समय बाईचुआन ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, जो उसके जागने से पहले एक संकेत था। आपने अपनी आत्मा को दूसरे लोगों के शरीर में डालने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि आप वास्तव में कास्टिंग में अच्छे नहीं हैं? रणविजय ने थोड़ा सिर हिलाया। इस तरह की आत्मा किसान के पास मुख्य आत्मा और माध्यमिक आत्मा दोनों थे और उन्होंने माध्यमिक आत्मा का सबसे अधिक उपयोग किया। ये पहली बार था कि रणविजय ने किसी को अपनी मुख्य आत्मा का उपयोग करते हुए पाया। रणविजय अंदाजा लगा सकते थे कि उनके विरोधी कितने गैरपेशेवर थे। जहां तक मुख्य आत्मा का सिर कलम करने की कीमत का सवाल है। लिडोंग द्वीप में एक विला के यार्ड में एक पतले चेहरे वाला एक व्यक्ति एक वेदी पर बैठा था। मंच के बाहर 3 लोगों में से एक ने जिज्ञासा के साथ कहा, मास्टर 1 घंटे से अधिक समय से कास्टिंग कर रहे हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, क्या ये प्रतिक्रिया नहीं है? ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि गुरु का शरीर सीधा जमीन पर है। यह एक दुर्घटना है, जाओ और देखो। तीनों ऊपर पहुंचे और फैंग शिहुआन का सिर हिलाया। 1 मिनट बाद वह धीरे धीरे उठा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? वह कौन है? क्या तुम सब मूर्ख हो? 2 मूर्ख। अतिथि कक्ष में वापस बाईचुआन को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने में लगभग 20 सेकंड का समय लगा। मैं कहाँ हूँ? बाईचुआन ने कमजोर स्वर में कहा, आपके घर पर। उठो और मेरे साथ बाहर जाओ, रणविजय ने लापरवाही से कहा और दरवाजे पर चला गया। बाईचुआन शांत हुई और फिर भी कमजोरी महसूस की, लेकिन वह उठकर उसके साथ बाहर चली गई। लिविंग रूम में जाने के बाद वे बाईशिया और अन्य लोगों से घिरे हुए थे जो बाईचुआन का अभिवादन कर रहे थे। रणविजय सीधे सोफे पर गया, मिंगमैन को अपनी बाहों में लिया और अपने पीछे बाई परिवार को देखा। एक अनुभवी पारंपरिक चीनी चिकित्सक को खोजें, कुछ टॉनिक लें और फिर वह कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। बाईशिया और अन्य लोगों ने ईमानदारी से रणविजय को धन्यवाद दिया। ठीक है, आपका स्वागत है। रणविजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन छोटी राजकुमारी ने अपने हाथ की गर्मजोशी से लहर के साथ उत्तर दिया। फिर रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर विला के गेट पर चला गया। जब रणविजय बाहर जाने वाला था तो बाईचुआन ने जल्दी से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रणविजय रुका, अपना सिर घुमाया, जवाब में एक हल्की मुस्कान दी और फिर सीधे चला गया। ... उस समय सूरज बहुत अच्छा था, दरवाज़ा खुला था और हल्की हवा ने उस आदमी के बेज विंडब्रेकर को थोड़ा पीछे कर दिया। उसने अपना सुंदर चेहरा घुमाया और मुझे एक बेबाक मुस्कान दी। वह इत्मीनान से चला गया, जैसे कि किसी की जान बचाने की कृपा सिर्फ एक काम थी। वह दृश्य, वह चेहरा और वह मुस्कान मेरे दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। अगर मैं उसे कोई उपनाम देना चाहूँ तो मैं उसे एंजल कहूँगा। 27 सितंबर, शिया की डायरी। कभी कभी कुछ लोग और कुछ चीज़ें किसी के दिमाग में गहराई से अंकित हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, जैसे जब रणविजय चले गए तो उन्हें बाईशिया और अन्य लोगों ने गहराई से याद किया। जब आप कुछ खो देते हैं तभी आप उसे संजोना जानते हैं। इसलिए बाईचुआन का परिवार अब उसे बहुत संजोता है। जहां तक गद्दार की बात है, बाईशिया ने पुलिस को सूचना दी। कुछ मिनट बाद बचाव कार्य की पुष्टि करने के लिए एक कॉल आया और बाईशिया ने फिर से बचाव दल को धन्यवाद दिया। जूयोंग रणविजय और मिंगमैन के साथ न्यू मून बे वापस चला गया। पापा, वे सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। मिंगमैन रणविजय की बाहों में झुक गया और बोला, क्योंकि पिताजी ने किसी को बचाया था, रणविजय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है, पापा बहुत शक्तिशाली हैं। पापा सबसे शक्तिशाली हैं, आप एक महान नायक हैं, आप माँ के नायक हैं और मिंगमैन के नायक हैं। मिंगमैन ने रणविजय को प्रशंसा से देखा। रणविजय बेहद संतुष्ट था और खुशी से हंस पड़ा। इससे जूयोंग मुस्कुराया और अपने बॉस की और भी अधिक प्रशंसा की। पहली बार उसने पाया था कि मानव व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो सकता है। जितना अधिक समय तक वह रणविजय के साथ रहा, जूयोंग को लगा कि वे बॉस के सामने बिल्कुल भी संयमित नहीं थे, जो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह था जिसने उन्हें अनजाने में आकर्षित किया। अंत में हर कोई स्वाभाविक रूप से बॉस के साथ रहना और उसकी रक्षा करना चाहता था। शायद यही सुरक्षा दल का महत्व है। सौभाग्य से मैंने शुरुआत में ही उसका अनुसरण करना चुना, अन्यथा मैं बहुत कुछ चूक जाता। दक्षिणी जिले में बड़े भाई चेन के बारे में सोचते हुए, जिसका उससे कम संपर्क था, जूयोंग ने आह भरी और महसूस किया कि उनकी दूरी और भी दूर होती जा रही थी। एक कहावत है कि एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा दोस्त जाते हैं और दोस्त आते हैं। जूयोंग ने देखा कि सुरक्षा दल के सदस्यों के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। इसके अलावा उसने अब वुल्फहेड डिटैचमेंट के साथ एक अच्छा रिश्ता विकसित कर लिया था। उसे लग रहा था कि वह लगभग उनके द्वारा आत्मसात हो गया है। वापस आते समय रणविजय ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कार्य को बंद करने के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक किया। लगभग 3 मिनट बाद आवेदन सफल रहा।
तो रणविजय ने सीधे छिपे हुए स्पिरिट स्टोन के पेज को खोला और उसे एक्सचेंज करने के लिए क्लिक किया। एक्सचेंज सफल रहा। 1 मिनट से भी कम समय में रणविजय को एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि छिपे हुए स्पिरिट स्टोन को लगभग 1 घंटे में डिलीवर किया जा सकता है। रणविजय ने उन्हें इसे रेस्तरां में भेजने के लिए कहा और दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और फ़ोन काट दिया गया। जब वे रेस्तरां में वापस आए तो शाम के 5:30 बज चुके थे। इस समय तक रेस्तरां के दरवाजे पर पहले से ही एक लाइन लगी हुई थी। रणविजय ने अपना डिनर खत्म करने के बाद मिंगमैन के साथ डिनर करने के लिए ऊपर जाने वाले थे, तभी काले सूट में एक आदमी हाथ में एक चौकोर एनकोडेड बॉक्स लेकर अंदर आया। जब वह पास आया तो उस आदमी ने सम्मानपूर्वक फुसफुसाते हुए कहा, रक्षक रणविजय, ये वह एनर्जी स्टोन है जिसे आपने एक्सचेंज किया था। पासवर्ड आपको एक संदेश में भेजा गया है। धन्यवाद। रणविजय ने बॉक्स लिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने उसे सलाम किया और दूर चला गया। रणविजय बॉक्स को ऊपर ले गया, दूसरे बेडरूम में गया, संदेश में पासवर्ड के अनुसार बॉक्स खोला और अंदर छिपा हुआ स्पिरिट स्टोन देखा। रणविजय संतुष्टि से मुस्कुराया। उसे छिपे हुए स्पिरिट स्टोन को पाने में सिर्फ 1 दिन लगा और फिर उसे बस जेड के लिए इंतजार करना पड़ा। योजना बहुत अच्छी तरह से चली। रात के खाने के बाद लगभग 9 बजे जू योंग अलविदा कहने के लिए आया। बॉस, अगर कुछ करने को नहीं है तो मैं वापस चला जाऊंगा। जरूर। इस समय रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर सोफे पर बैठा था और अनन्या के साथ वीडियो चैट कर रहा था। जू योंग की बातें सुनकर रणविजय ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया और फिर जेड के बारे में सोचा। इसलिए उसने मिंगमैन को सोफे पर बिठाया, उठकर नीचे चला गया जहां जू योंग अपने मोबाइल फोन के चार्ज की व्यवस्था कर रहा था। रणविजय ने जाकर पूछा, जेड के साथ कैसा चल रहा है? अब हमने 80 मिलियन खर्च कर दिए हैं और सभी जेड अच्छी गुणवत्ता के हैं। इसके अलावा हमने आज कई ऑर्डर साइन किए हैं और कल सुबह तक हम उन्हें खरीदने के लिए 150 मिलियन युआन खर्च कर पाएंगे। उनमें से आधे शीर्ष ग्रेड हेटियन जेड हैं, जबकि बाकी आधे नानयांग जेड और फिरोजा हैं, जू योंग ने जवाब दिया। पहले इन्हें खरीदो, कल सुबह उन्हें माउंट न्यू मून पर भेज दो और पहाड़ की चोटी पर पेड़ के नीचे रख दो, रणविजय ने कहा। ठीक है, जू योंग ने सिर हिलाया, फिर मैं वापस जाकर इसकी व्यवस्था करूंगा। रणविजय ने हंसते हुए कहा। फिर मिलते हैं। अध्याय 377। जू योंग के जाने के बाद रणविजय ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा उसने मिंगमैन की चहचहाहट सुनी। माँ, पापा और मैं आज एक बड़े पक्षी पर सवार होकर बाहर गए और हम बहुत ऊंचे उड़े। हम किसी को बचाने के लिए बहुत दूर एक जगह गए। पापा बहुत शक्तिशाली थे और वे सभी उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसलिए मैं कहता रहा, आपका स्वागत है। वे सभी खुश हैं। सच में मिंगमैन एक अच्छी लड़की है। हा, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कब वापस आएंगी? उद्धरण चिन्ह। रणविजय सोफे पर वापस बैठ गया और मिंगमैन को अपनी बाहों में पकड़ लिया। माँ और बेटी की बात खत्म होने का इंतजार करते हुए रणविजय ने मिंगमैन के लिए आधा कप दूध बनाया और जब मिंगमैन दूध पी रही थी तो उसने सेल फोन अपने हाथ में ले लिया। रणविजय, हम आज बांस के जंगल में शूटिंग कर रहे थे और यह खबर गलती से फैल गई। नतीजतन जब हम पहुंचे तो बहुत से लोग वहां इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने स्क्रीन पर रणविजय को उत्साह से देखा और फिर अपनी आंखें झपकाईं। रणविजय को पता था कि इस समय उसे कुछ अच्छा कहना चाहिए, नहीं तो अनन्या नाराज हो जाएगी। फिर रणविजय ने अपनी आंखें चौड़ी की और अप्रत्याशित रूप से कहा, सच में? ओह, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अब इतनी लोकप्रिय हो। हमें भविष्य में बाहर जाने पर सावधान रहना चाहिए। हा, अनन्या रणविजय के चेहरे के भाव से खुश हुई और जोर से हंस पड़ी। एक खूबसूरत मुस्कान, एक अच्छा मूड, जैसे कि उसकी प्रशंसा की गई हो। उसने खुशी से कहा, यह बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है। मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक कड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे भी अब सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बस खुश रहो, भविष्य में सब बेहतर होगा, रणविजय ने हंसते हुए कहा। मैंने आज फेफेई से सुना कि हर सफल महिला के पीछे एक मजबूत आदमी होता है। तुम मेरे मजबूत आदमी हो। अनन्या के चेहरे पर लाली छा गई। उसके शब्द सच्चाई के करीब थे। वह बहुत शर्मीली थी और ऐसे शब्द आमने सामने कहने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन जब उसने वीडियो के जरिए रणविजय को देखा तो उसने सीधे ही कह दिया, क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। हा, रणविजय ने मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ देखा। वह भी बहुत उत्साहित था और उसने गहरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और जवाब दिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसके लाल टपकाते चेहरे से पता चल रहा था कि उसने पर्याप्त मनोवैज्ञानिक तैयारी कर ली थी, जिससे रणविजय अनन्या के लौटने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना दूध पी लिया, माँ। दूध पीने के बाद छोटी बच्ची फिर से चहकने लगी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने वीडियो बंद कर दिया। रणविजय कुछ देर खिलौनों के साथ खेलने के लिए मिंगमैन के साथ गया और रात 10:30 बजे उसे कहानियां सुनाने के लिए बिस्तर पर चला गया। अगले दिन रणविजय ने छोटे छोटे स्टीम्ड मीट से भरे बन बनाए। हर दिन मिंगमैन के लिए खाना बनाना रणविजय को पसंद था। नाश्ते के बाद लगभग 9 बजे जू योंग आया और उन्हें बताया कि जेड को पहाड़ पर भेज दिया गया है।
रणविजय ने सिर हिलाया, बॉक्स को लेने के लिए ऊपर गया जिसमें छिपा हुआ स्पिरिट स्टोन था। मिंग मैन को लेने के लिए नीचे गया और पांडा कार में बैठ गया। 10 मिनट बाद वे माउंट न्यू मून पहुंच गए। जंगल पार करने के बाद मिंग मैन रणविजय की बाहों में छटपटाने लगी। रणविजय ने उसे नीचे रखा और मिंग मैन अपनी छोटी टांगों से दौड़ने लगी। हमेशा की तरह वह दौड़ी और धीरे से चिल्लाए, बड़ी है ही, छोटी है ही, मैं आ रही हूँ। ओह ओह ओह। वो पहाड़ के पीछे से 2 खुशनुमा जवाब गूंजे। करीब 10 सेकंड बाद पहाड़ से एक काली परछाई नीचे कूदी। ये छोटी हेई थी जो मिंग मैन के सामने बैठी थी और अपनी जीभ हिला रही थी। चलो गाड़ी पर चढ़ो। मिंग मैन सीधे छोटी हेई की पीठ पर दौड़ी और अपनी छोटी बाहें फैला दी। छोटी हेई जल्दी से नीचे बैठ गई ताकि छोटा मालिक उसकी पीठ पर चढ़ जाए और फिर वे धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ गए। तभी दहेई पहाड़ पर दिखाई दिया और दोनों के बीच गति का अंतर कल्पना की जा सकती थी। दहेई चारों पैरों पर इस तरफ दौड़ने लगा। दहेई, मुझे हवा में ऊपर फेंक दो। मिंग मैन लिटिल हेई की पीठ से नीचे उतरी और दहेई ने उसे कुछ बार धीरे से ऊपर की ओर फेंका और फिर वे दोनों एक साथ पीछे के पहाड़ पर चले गए। वे सभी कुत्ते भी अपने छोटे मालिक को देखकर बहुत खुश थे और दोनों हेई शक्तियों की चापलूसी करने में व्यस्त थे। जब मिंग मैन ने खुद का आनंद लिया तो रणविजय ने उसके छोटे सिर को छुआ और कहा, मिंग मैन, तुम उनके साथ खेलने के लिए यहीं रहो। पिताजी कुछ करने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं। ठीक है। मिंग मैन ने सिर हिलाया। पहाड़ की चोटी पर थंडर यांग ट्री के नीचे अंगूठे के आकार का जैद से भरा एक छोटा लकड़ी का बक्सा था। रणविजय ने एक एक करके जैद की जांच की और अंत में उच्चतम गुणवत्ता वाले बैच का चयन किया, लगभग 200 टुकड़े। चलो शुरू करते हैं। रणविजय ने एक सांस ली, कोडेड बॉक्स खोला, छिपे हुए स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाला, युआन किंग ट्री की ओर चला गया, एक तरफ कदम बढ़ाया और ध्यान लगाया। 1 2 3 9। वह 9 कदम और 9 मीटर की दूरी पर रुक गया और छिपे हुए स्पिरिट स्टोन को अपने पैरों के पास रख दिया। फिर रणविजय ने चयनित जैड को बॉक्स में रखा और छिपे हुए स्पिरिट स्टोन के सामने चला गया। हिस पफ। रणविजय ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, फिर अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसकी उंगलियां जैड का एक टुकड़ा उठा रही थीं। कियान, क्यूई, कुन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने हर शब्द के साथ वह एक जैड गिराता और उसे युआन किंग ट्री और छिपे हुए स्पिरिट स्टोन के चारों ओर गिरा देता। अंत में सभी गिरने वाले बिंदु एक पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते थे। ध्यान से देखने पर आप पैटर्न के किनारों और कोनों को एक दूसरे के साथ बदलते हुए पा सकते हैं, जैसे कि वे ताइजी मानचित्र की तरह घूम सकते हैं। रणविजय ने 61 जैड के टुकड़ों के साथ आत्मा मार्गदर्शक गठन पूरा किया। वह यांग किंग जल पीने के लिए थंडर यांग ट्री की ओर चला गया और फिर खजाना खोज सूत्रों को सक्रिय करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए क्रॉस लेक बैठ गया। 61 जैड गठन ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा खो दिया। यांग किंग जल के पोषण के तहत और साधना की स्थिति के साथ जेंग हान की आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही 10 मिनट में बहाल हो गई। जब वह छिपे हुए स्पिरिट स्टोन पर वापस आया तो उसने आत्मा मार्गदर्शक गठन के पीछे जैड फेंकना शुरू कर दिया। इस बार रणविजय ने जैड के 199 टुकड़ों का इस्तेमाल किया। अंत में उसका माथा पसीने से भर गया। फिर से वह थंडर यांग ट्री पर लौटा, यांग किंग वाटर पिया और 20 मिनट तक क्रॉस लेक बैठा रहा। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति का 30% बहाल हो गया तो रणविजय ने मिंगमैन पर एक नज़र डाली जो कुत्तों के समूह के साथ खुद का आनंद ले रही थी। फिर वह छिपे हुए स्पिरिट स्टोन के पीछे गया। स्वर्गीय आत्मा सभा संरचना खोलो। उसके बाद रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें फैला दीं। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन माउंट न्यू मून का दृश्य उसके दिमाग में दूसरे तरीके से था। उसके दिमाग में अनगिनत रोशनियां थीं जो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थीं। रणविजय थंडर यांग ट्री को एक छोटे सूरज की तरह देख सकता था, मंद रोशनी वाली सुगंधित घास और पहाड़ के पीछे पशुधन। मिंगमैन अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और इस तरह से दहेई और लिटिल हेई। उसके मन में ऊर्जा की एक दुनिया थी जो स्वर्गीय आत्मा एकत्रीकरण संरचना के कार्य को दर्शाती थी, जो उसे ऊर्जा के अवशोषण को नियंत्रित करने में मदद करती थी। इकट्ठा हो जाओ। जेंग हान अपने मन में संरचना को नियंत्रित कर रहा था। हुश, ये हवा की तरह था। प्रकाश ऊर्जा थंडर यांग ट्री, सुखद महक वाली घास, यांग किंग जल और आत्मा जल से आई जो संरचना में एकत्र हुई, जिससे हवा का झोंका बना। जब संरचना संतृप्त हो गई तो ये घने ऊर्जा वितरण के साथ चमकते सूरज की तरह लग रहा था। ये समय था, आओ। जैसे ही रणविजय ने आत्मा मार्गदर्शक संरचना को सक्रिय किया, ऊर्जा के 2 समूह छिपे हुए आत्मा पत्थर और युआन किंग वृक्ष में अलग अलग घुस गए, जिससे ऊर्जा का एक चैनल बन गया। जब छिपे हुए आत्मा पत्थर को छेद दिया गया तो उसमें छिपी हुई सारी ऊर्जा बाहर निकलने वाली थी। जाओ। रणविजय के नियंत्रण में स्वर्गीय आत्मा एकत्रीकरण संरचना द्वारा एकत्रित ऊर्जा छिपे हुए आत्मा पत्थर द्वारा मूल रूप से संग्रहित ऊर्जा के साथ युआन किंग वृक्ष की ओर बढ़ी। हुश हुश हुश। युआन किंग वृक्ष में बहुत अधिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे वह थोड़ा हिल गया। युआन किंग वृक्ष के शीर्ष पर स्थित शाखाएं अस्थि पुष्पों की शाखाओं की तरह भी हिलने लगी, लगभग 1 मीटर लंबी, धीरे धीरे आधे मीटर, 30 सेमी, 20 सेमी में परिवर्तित हो गईं। यह अंततः लगभग 10 सेंटीमीटर तक छोटा हो गया और एकत्रित होने लगा।
चमकीला हरा रंग लगातार एकत्रित होता रहा और धीरे धीरे आड़ू के आकार का फल बन गया, जबकि पन्ना हरा रंग हल्का और हल्का होता गया। अचानक हरे फल के ऊपर से हल्के नीले रंग का एक स्पर्श फैल गया और धीरे धीरे पूरे हरे फल को हल्के नीले रंग में बदल दिया। धमाका 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 धमाका। अचानक गठन बनाने वाला सारा जेड फट गया और धुएं में बदल गया। ये सब खत्म हो गया। युआन किंग फल दिखाई दिया। पफ। रणविजय ने युआन किंग फल को देखा और हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि युआन किंग फल के पूरी तरह से पकने में अभी 7 या 8 दिन बाकी हैं। बस इतना ही। रणविजय पीछे के पहाड़ पर चला गया। उसे लगा कि यहाँ का तापमान अभी की तुलना में थोड़ा अधिक था, क्योंकि सुगंधित घास की ऊर्जा अवशोषित हो गई थी और उन्हें पोषण देने और फिर ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। मेंगमैन के साथ जाने के लिए पहाड़ के पीछे के पालतू क्षेत्र में बैठे हुए रणविजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ट्रेजर हाउस में क्लिक किया। हालांकि उसे युआन किंग फल मिला था, जो फाउंडेशन अमृत का सबसे अच्छा मुख्य घटक है। सहायक घटक भी उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, अन्यथा फाउंडेशन अमृत की प्रभावकारिता प्रभावित होगी। अमृत के कई गुण थे: निम्न, मध्यम, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ। पिछली बार रणविजय ने जो जिन्यांग अमृत बनाया था वह वास्तव में निम्नतर अमृत था। इस बार उसने सबसे अच्छा फाउंडेशन अमृत या यहाँ तक कि दिव्य चरण अमृत बनाने का फैसला किया। बिना किसी दोष के दिव्य चरण अमृत पूर्ण अवशोषण के लिए था और यहाँ तक कि इसका दोहरा प्रभाव भी था। हालांकि रणविजय ने बहुत सारे बेहतरीन अमृत बनाए थे, लेकिन वह केवल भाग्य के माध्यम से दिव्य चरण अमृत को परिष्कृत कर सकता था। कम से कम रणविजय इस बार सबसे अच्छा फाउंडेशन अमृत तो बना ही देगा, और उसे 5 तरह की सहायक सामग्री की जरूरत थी, जिसकी कुल कीमत 10,000 पॉइंट थी। स्कोर। रणविजय ने इस बारे में सोचा और रेस्टोरेंट में वापस जाने का फैसला किया। 11 बजे मेंगमैन ने अच्छा समय बिताया और रणविजय के साथ लंच के लिए रेस्टोरेंट में वापस चला गया। दोपहर के भोजन के बाद रणविजय ने जू योन को फोन करके सभी को आने वाले दिनों में कुछ काम करने के लिए कहा। जू योन बेशक सीधे सहमत हो गया और फिर प्रशिक्षक लियू से संपर्क किया, जिसे भी काम करना बहुत पसंद था। उनके सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोग पिछले काम के बाद अपने कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए एक और मौके का इंतजार कर रहे थे। इसलिए प्रशिक्षक लियू खुशी खुशी रेस्टोरेंट में आए और रणविजय के मोबाइल फोन के जरिए जू योन के साथ कामों का चयन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आखिरकार 10 काम लिए और अपने लोगों को एक ही समय में टीमों में काम करने की व्यवस्था की। 10 टास्क से रणविजय को 500 पॉइंट मिलेंगे। 500 पॉइंट प्रतिदिन अभी भी पर्याप्त नहीं थे। थोड़ी देर सोचने के बाद रणविजय ने फिर से ट्रेजर हाउस में क्लिक किया और अपना टास्क लेने से पहले जो चाहिए था उसे ढूंढने का फैसला किया। हालांकि फायर पेटल, मुझे इसे पाना ही होगा। फिर उसने देखा कि इसकी कीमत 23,000 पॉइंट थी, क्योंकि यह पेटल एक अर्थ ग्रेड खजाना था। रणविजय का मुंह थोड़ा कांप उठा। ठीक है, 23,000। शायद उसे इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने स्कोर के पर्याप्त होने से पहले अन्य खजानों की तलाश जारी रखनी चाहिए। डार्क स्टार फ्रूट, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। स्कोर 16,900। अर्थ ग्रेड खजाना, बर्निंग स्टोन, यह ज़रूरी है। स्कोर 1,500 पॉइंट प्रति पीस। गहरा ग्रेड खजाना, रणविजय को कम से कम 4 टुकड़ों की ज़रूरत थी, जिसके लिए 6,000 पॉइंट की ज़रूरत थी। अंत में रणविजय ने पाया कि उसे कम से कम 49,000 पॉइंट की ज़रूरत थी। 7 से 8 दिनों में 50,000 पॉइंट पाने के लिए उसे प्रतिदिन 7,000 से 8,000 पॉइंट कमाने होंगे। हालांकि अब वह प्रतिदिन केवल 500 पॉइंट ही कमा सकता था। यह एक वास्तविक समस्या लग रही थी। अध्याय 378। रणविजय ने अपने माथे को छुआ और महसूस किया कि यह बहुत बड़ा सिरदर्द है। वे सभी सामग्री थी जिन्हें वह मांगने की योजना बना रहा था। सबसे अच्छे फाउंडेशन अमृत की आवश्यकता थी, क्योंकि केवल सबसे अच्छे अमृत ही साधकों को फाउंडेशन चरण के बाद जल्दी से सही बिल्डिंग बेस प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। यदि कोई शीर्ष फाउंडेशन अमृत को परिष्कृत कर सकता है तो उसे इसे लेने के बाद सही बिल्डिंग बेस मिल सकता है। मनुष्यों के बिल्डिंग बेस की भी रैंकिंग थी, जिसमें सामान्य, कुछ प्रतिभाओं के लिए उत्कृष्ट, साथ ही साथ सही वाले शामिल थे, जिनका सभी साधकों द्वारा पीछा किया जा रहा था। केवल सही बिल्डिंग बेस के साथ ही साधक को सर्वशक्तिमान शक्ति मिल सकती थी जब अमृत युआन यंग में टूट गया। फाउंडेशन चरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था, जो साधना के लिए बुनियादी था और हर चीज के लिए एक नींव रख सकता था। सभी साधक इसे गंभीरता से लेंगे। हालांकि क्योंकि कई लोग बहुत शक्तिशाली नहीं थे या वे निम्न स्थिति के थे, उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे और वे केवल सामान्य बिल्डिंग बेस ही प्राप्त कर सकते थे। फिर वे खेती के दौरान कई अन्य संसाधनों का उपयोग करके सही बिल्डिंग बेस प्राप्त करेंगे, जो सीधे सामान्य लोगों को प्राप्त करने से 10 गुना अधिक कठिन होगा। रणविजय को शुरू में ये समझ में नहीं आया था और वह सीधे सामान्य बिल्डिंग बेस प्राप्त करने के बारे में काफ़ी आत्मसंतुष्ट था। हालांकि उसने पाया कि उसे अपनी कल्पना से कहीं अधिक संसाधनों के साथ सही बिल्डिंग बेस मिला। इसके अलावा वह कई वर्षों तक फाउंडेशन स्टेज में भी अटका रहा। फाउंडेशन स्टेज का महत्व कल्पना की जा सकती है। जब तक कोई सबसे अच्छा फाउंडेशन अमृत परिष्कृत कर सकता है, ये संभव है कि उसे जल्द ही सही बिल्डिंग बेस मिल जाए और इसमें उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़े। लेकिन अंत कैसे प्राप्त करें? रणविजय ने अपने दिल में आह भरी। उस पल डिंग डिंग उसका फोन अचानक बज उठा और सेफ्टी फोर्स सेंटर से एक संदेश था।
जैसे ही रणविजय ने इसे क्लिक किया, एक संदेश पॉपअप हुआ। लिंक क्यू, रक्षक लिंक आपको एक मित्र के रूप में जोड़ने का अनुरोध करता है, स्वीकार करें अस्वीकार करें। रणविजय आश्चर्यचकित था। फिर उसने स्वीकार करें पर क्लिक किया। उसे तुरंत अपनी सूची में एक नया मित्र मिल गया। डिंग, एक नया संदेश प्राप्त हुआ। उसने संवाद बॉक्स पर क्लिक किया और एक ध्वनि संदेश मिला जिसमें कहा गया था, रक्षक रणविजय, मैंने निदेशक लेई को बताया है कि कल एल्डरहोन के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बात की है और जाहिर है कि वह आपकी रक्षा करेंगे। आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रणविजय को उस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रक्षक लेन के अगले शब्दों ने रणविजय को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, मैंने सुना है कि आप कल एक मिशन पर गए थे और ऊर्जा पत्थर का आदान प्रदान किया। आपको आज 10 और कार्य भी मिले। रक्षक रणविजय, ऐसा लगता है कि आप कुछ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपको अंक चाहिए तो बस मुझे बताएं और मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूं। उसकी बातें सुनकर रणविजय दंग रह गया। फिर उसकी आंखों में कुछ खुशी झलक उठी। वह बस इसी बात को लेकर चिंतित था और फिर उसे एक सहायक मिल गया। उसने एक वॉयस मैसेज के साथ जवाब दिया जिसमें कहा गया, क्या पॉइंट उधार दिए जा सकते हैं। रणविजय ये पूछने के बाद खुद पर हंसा, क्योंकि पॉइंट निश्चित रूप से प्रसारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उसे छिपा हुआ स्पिरिट स्टोन चाहिए तो वह प्रोटेक्टर लेंग से अपने पॉइंट के साथ उसे बदलने के लिए कह सकता था। फिर वह उन्हीं पॉइंट के साथ उसे कुछ खजाना लौटा सकता था। पॉइंट पैसे के समान हैं, बेशक उन्हें उधार दिया जा सकता है, प्रोटेक्टर लेंग ने उत्तर दिया। रणविजय ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे वास्तव में कुछ पॉइंट चाहिए। कितने? 50,000। प्रोटेक्टर लेंग अचानक चुप हो गया। 5 सेकंड बीत गए, फिर 10। 20वें सेकंड के बाद डिंग, ट्रांसफर मैसेज, लिंक क्यू, प्रोटेक्टर लिंक ने आपको 50,000 पॉइंट ट्रांसफर किए हैं। स्वीकार करें अस्वीकार करें। जो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा वह मूर्ख होगा। रणविजय ने स्वीकार करें पर क्लिक किया और फिर 50,000 पॉइंट प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने एक वॉयस मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, धन्यवाद। रणविजय उस एहसान को ध्यान में रखेंगे। आपका स्वागत है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत सराहना करता हूं। हालांकि आप अभी भी एक प्रोफाउंड स्टेज मास्टर हैं, लेकिन आपका भविष्य उज्ज्वल है। इसके अलावा मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आपका परिवार खुशहाल है। मैं आपसे वास्तव में ईर्ष्या करता हूं क्योंकि आपकी इतनी सुंदर पत्नी और एक प्यारी बेटी है। ठीक है, फिर मैं दूसरों के साथ अभ्यास करने जाऊंगा। शब्द सुनने के बाद लिंग क्यू हिचकिचाया, क्योंकि 50,000 अंक कोई छोटी संख्या नहीं थी और उसे 400,000 अंक प्राप्त करने में कई साल लग गए। हालांकि ट्रायम्फ क्लब में जो हुआ उसने उसे अंदर तक छू लिया। लेई तियाननान की रणविजय की प्रशंसा के साथ साथ यान किंग वाटर और बैचों में मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित करने की उसकी क्षमता के साथ उसे लगा कि रणविजय उसका दोस्त बनने का हकदार है। इसलिए उसने उसे बहुत सारे अंक दिए। इस बीच लोंगचेंग जिले के एक निजी घर के अध्ययन कक्ष में लीडिंग कैडर लियू को जब पता चला कि जू योंग, प्रशिक्षक लियू और अन्य लोगों ने मिलकर कार्य पूरा किया है तो उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। किसी भी मामले में उन्होंने मिलकर कार्य पूरा किया। समय के साथ जू योंग और अन्य लोग भी वुल्फ हेड डिटैचमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आत्मसात करने से टीम मजबूत होगी। बेशक एक और संभावना थी कि वुल्फ हेड डिटैचमेंट को मेंगमैन की सुरक्षा टीम में शामिल कर लिया जाएगा। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि लीडिंग कैडर लियू ने उस कार्य को निवेश की वापसी के रूप में माना। मेंगमैन के मनोरंजक रेस्तरां में रणविजय के पास अंक होने के बाद वह सीधे ट्रेजर हाउस में प्रवेश कर गया। बर्निंग पेटल, एक पृथ्वी ग्रेड खजाना, 23,000 अंक चाहिए। इसे भुनाएं, हाँ नहीं हाँ। 50,200 अंकों में से लगभग आधे तुरंत काट लिए गए। डार्क स्टार फ्रूट, एक पृथ्वी ग्रेड खजाना, 16,900 अंक चाहिए। इसे भुनाएं, हाँ नहीं हाँ। स्कॉचिंग स्टोन, प्रत्येक के लिए 1,500 अंक। मैं 4 लूंगा, 6,000 अंक। अल्पाइन रश, एक प्रोफाउंड ग्रेड खजाना, 1,300 अंक चाहिए। इसे भुनाएं, हाँ नहीं हाँ। डार्क लॉर्ड्स ड्यू, हाँ हाँ हाँ। लगातार संचालन से उसे केवल एक ही एहसास हुआ, कूल। फाउंडेशन एलिक्सिर को परिष्कृत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री बुनाए जाने के बाद रणविजय के पास केवल 100 अंक बचे थे। हालांकि उसे खरीदारी का मजा भी आया। 5 मिनट बाद रणविजय का मोबाइल फोन बजा और उसने डिलीवरी के लिए आरक्षण करवा लिया। लगभग 1 घंटे बाद कल जो डिलीवरी मैन वहां आया था वह बड़े और छोटे आकार के लगभग 10 विशेष बक्से लेकर फिर से आया। रणविजय ने सामान की जांच करने के बाद वह चला गया। फिर वह उन बक्सों को दूसरे बेडरूम में ले गया और उन्हें कोने में रख दिया। उसके बाद वह मेंगमैन के साथ खेलने के लिए बाहर आया। अब सभी सामग्री अपनी जगह पर थी। उसे बस उस दिन का इंतजार करना था जब युआन किंग फल पूरी तरह से पक जाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरे चरण के स्पिरिट खजाने बर्निंग पेटल और डार्क स्टार फ्रूट, दूसरे पहले चरण के स्पिरिट खजाने, साथ ही तीसरे चरण के स्पिरिट खजाने, युआन किंग फल उस समय होंगे। रणविजय निश्चित रूप से सबसे अच्छे तीसरे चरण के फाउंडेशन अमृत को परिष्कृत करेगा। उसी समय अनन्या ने एक प्राचीन इमारत में शूटिंग पूरी की और अगले स्थान उपनगरों की पहाड़ियों की ओर जा रही थी।
अनन्या ने वीचैट खोला और रणविजय को एक वीडियो भेजने वाली थी। अचानक एक संदेश पॉप अप हुआ और यह एक आदमी से था। उसने इसे खोला और इसमें लिखा था, क्या आप व्यस्त हैं? मैं काम पर जा रही हूँ। क्या बात है? अनन्या ने पूछा। रिंग। तभी अनन्या का मोबाइल फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। लियांग हाओ। अनन्या, हमने कुछ समय से संपर्क नहीं किया है। तुम कैसी हो? लियांग हाओ ने एक सौम्य स्वर में अभिवादन किया, जिससे दूसरों को उसकी सद्भावना का एहसास हो सके। मैं अच्छा कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या? मुझे लगता है कि अब तुम एक बड़े बॉस हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने काम पूरा होने के बाद नौकरी छोड़ दी और जल्द ही विमान में सवार हो जाऊंगा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले हांगकांग में तुम्हें कुछ परेशानी हुई थी और मैं तुम्हारा हालचाल जानने के लिए वहां जाना चाहता था। दुर्भाग्य से मैं कंपनी नहीं छोड़ सका। अब मैंने काम सौंप दिया है और पूरी तरह से एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया हूँ। इसलिए मैं वहां छुट्टियां बिताने और तुमसे मिलने की योजना बना रहा हूँ, लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम इन दिनों बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हर दिन तुम्हारे 6 नए गाने सुनता हूँ। तुम्हारी आवाज़ पहले जैसी ही है, बहुत आकर्षक। अनन्या मुस्कुराए और फिर बोली, मैं अभी हांगकांग में नहीं हूँ। मैं शूटिंग के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगी। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा खाली समय है। मेरी बहन भी हांगकांग में है, मैं उससे मिलने जाऊंगी, लियांग हाओ ने बहुत सहजता से कहा। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, लेकिन सुनने वाले को लग रहा था कि वह बहुत आत्मविश्वासी है। उसके शब्दों से पता चल रहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। अनन्या उसे लंबे समय से जानती थी और हाल के वर्षों में वे कभी कभी एक दूसरे से संपर्क करते थे। दोनों का जन्म सिंगापुर में हुआ था। लियांग हाओ हमेशा से एक सज्जन व्यक्ति था और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। कुछ लोगों को तो ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह समलैंगिक है। हालांकि अनन्या के हांगकांग जाने से पहले उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया। अनन्या उस समय वहां से जाने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उनके बीच कोई प्रेम कहानी नहीं हुई। हालांकि लियांग हाओ की बातें सुनने के बाद अनन्या को आश्चर्य होने लगा। उसने जो कहा वह ये था कि मेरी बहन भी हांगकांग में है, जिससे पता चलता है कि वह यहाँ मुख्य रूप से मेरे लिए आ रहा है। क्या तुम्हारी अब कोई गर्लफ्रेंड है? अनन्या ने एक पल सोचा और फिर पूछा। अभी नहीं, तुम्हें पता है। उसके शब्द पूरे करने से पहले अनन्या मुस्कुराई और फिर खुलकर बोली, मेरा पहले से ही एक पति है। ओह, एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर वह चुप हो गया। जाहिर है वह पूरी तरह से चौंक गया था। हमारी बेटी लगभग 4 साल की है। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आना चाहते हो तो परेशान मत हो। मेरे पति मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनन्या ने कहा। ऐसे शब्द कहकर अनन्या ने उसे सीधे मना कर दिया। 5 सेकंड की चुप्पी के बाद थोड़ी कड़वी आवाज़ सुनाई दी। क्या हम दोस्त हैं? हाँ। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो मुझे तुम्हारे पति और बेटी से मिलने वहाँ जाना है। बेशक, मेरा मुख्य उद्देश्य अपनी बहन से मिलना, आराम करना और थोड़ा आराम करना है। अनजाने में उसका मुख्य उद्देश्य बदल गया था। ठीक है, मैं शायद 10 दिनों में हांगकांग वापस आ जाऊंगी और तब मैं तुमसे संपर्क करूंगी। मेरे पति खाना बनाने में माहिर हैं। हम तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ये सौदा हो गया। मुझे अब विमान में चढ़ना है। मैं फ़ोन रख देती हूँ। बाय बाय, अनन्या ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। अरे अनन्या, क्या वह सुंदर लड़का लियांग हाओ है? जोफी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये वही है। अनन्या ने सिर हिलाया। वाह, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह 5 साल पहले तुमसे मिलने आया था और वह बहुत सज्जन व्यक्ति था। मैंने तुम्हें उस समय उससे डेट करने की सलाह भी दी थी, जोफी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या तुम्हें वह पसंद है? मैं तुम्हारा मैचमेकर बन सकती हूँ, ठीक है। अनन्या की बड़ी बड़ी आंखें तेजी से घूम गईं, मानो वह इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही हो। चलो, मुझे वह पसंद नहीं है। वह मेरे टाइप का नहीं है। जोफी ने बार बार अपने हाथ हिलाए। तुम्हें कौन सा टाइप पसंद है? अनन्या ने पूछा। पुरुष मेरे जीजा को पसंद करते हैं, जोफी ने बोलते हुए मुस्कुराया। वह बहुत प्यारा आदमी है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वह बहुत ज़्यादा दबंग हो जाता है। वह बहुत रोमांटिक भी है। उसने तुम्हें पाने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपनाई और यह बात राष्ट्रीय समाचार भी बन गई। इसके अलावा वह बहुत अच्छा खाना बनाता है और हर दिन तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता है। वाह, ऐसा बेदाग आदमी होना सबसे अच्छा होगा। क्या तुम्हें अपने जीजा को पसंद करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में तुम पर कड़ी नज़र रखनी होगी। मैं तुम्हें इतनी बार हमारे घर पर खाने की अनुमति नहीं दूंगी। किसी का सबसे अच्छा दोस्त सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, अनन्या ने नाक सिकुड़ी और कहा। चलो, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरी भावनाओं को प्यार नहीं कहा जा सकता। मैं बस उसकी प्रशंसा करती हूँ। एक दिन मुझे भी मेरा राजकुमार मिलेगा। बस इंतज़ार करो और देखो। मेरा भावी प्रेमी सबसे अच्छा होगा। वह आज्ञाकारी होगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगा। हा, अनन्या जोर से हंस पड़ी। जोफी का मजाकिया रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर अनन्या हंसने से खुद को रोक नहीं पाए।
वे वहां खुशी से बात कर रहे थे जबकि लियांग हाओ, जो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और हमेशा किसी भी स्थिति से शांति से निपटने में सक्षम था, वास्तव में बहुत हैरान था। अनन्या का पति हो गया है। उसका बच्चा पहले से ही 4 साल का है। बच्चा पहले से ही दौड़ भाग कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियांग हाओ को यकीन नहीं हो रहा था। वह अंदर से थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनन्या को पसंद करता था और हमेशा महसूस करता था कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी होंगे। हालांकि दुखी होने के बजाय वह बस इस बारे में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसकी भावनाएं प्रबल नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि अनन्या को एक परिवार मिल गया है। ये सुनने के बाद भी वह उसे एक दोस्त की तरह आशीर्वाद देने को तैयार था। क्या ऐसा है कि मैं उससे वाकई प्यार नहीं करता? क्या वह सिर्फ एक अच्छी दोस्त है? वह खुद नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सर, कृपया विमान में चढ़ जाएं। अचानक एक फ्लाइट अटेंडेंट की मीठी आवाज़ सुनाई दी। ओह ठीक है, आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लियांग हाओ को होश आया और फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सुंदर लड़के को देखते हुए सुंदर आकार वाली फ्लाइट अटेंडेंट की आंखों में कुछ रोशनी चमक उठी। ये लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा वह प्रथम श्रेणी में है, प्रसिद्ध ब्रांड पहनता है और काफ़ी सभ्य दिखता है। वाह, उसका एक अमीर परिवार होना चाहिए। हालांकि लियांग हाओ ने किसी साधारण लड़की की प्रशंसा पर आंखें मूंद लीं। वह सीधे केबिन में चला गया और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर उसने धीरे से आह भरी। अगर मैं अभ्यास नहीं करता तो मैं अनन्या के साथ रह सकता था, लेकिन शायद मैं उसे मिस करने के लिए किस्मत में हूँ। मैं उसके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। लियांग हाओ ने समय देखा और फिर विमान के उड़ान भरने से पहले लियांग मिंकी को एक संदेश भेजा। मैं शाम को 10 बजे हांगकांग पहुंचूंगा। समझ गया। लियांग मिंकी ने तलवार लिए हुए एक आदमी की इमोजी के साथ जवाब दिया, जिसका मतलब था कि वह खुद समय पर वहां जाएगी। मेंगमैन के रिक्रिएशनल रेस्टोरेंट में अनन्या ने डिनर के तुरंत बाद वीडियो कॉल किया। रणविजय और मेंगमैन से कुछ देर बात करने के बाद वह संतुष्ट होकर काम पर वापस चली गई। वर्तमान अनन्या वास्तव में करियर और पारिवारिक जीवन दोनों के मामले में एक विजेता थी। वह अपने माता पिता को अपनी स्थिति के बारे में बताने का मौका ढूंढेगी। रणविजय को अपने माता पिता मिल जाने के बाद वे शादी कर लेंगे। शादी समारोह बहुत रोमांटिक होना चाहिए। उनके जीवन के मानकों के अनुसार ये निश्चित रूप से सुपर रोमांटिक होगा। ये सोचकर वह बहुत खुश हुई। अनन्या अपनी शादी समारोह का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि दुल्हन बनना एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। अनन्या बहुत खुश थी कि उसने और भी लगन से काम किया और उनकी वजह से उनकी शूटिंग भी तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, जब भी वह रणविजय द्वारा दिया गया पानी पीती तो अनन्या को ऐसा लगता अंदर से बहुत गर्म। अनन्या के साथ वीडियो कॉल करने के बाद रणविजय ने रेस्तरां को साफ किया और फिर दूसरी मंजिल पर मेंगमैन के साथ कार्टून देखना शुरू कर दिया। जब लगभग 10 बजे थे तो वह मेंगमैन को कहानियां सुनाता और उसे सोने के लिए मनाने की कोशिश करता। 10 बज चुके थे। लियांग मिंग की यूकिंकिंग की फोक्सवैगन में हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। बाहर निकलने पर इंतजार करते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने भाई का नंबर डायल किया। अरे 10:15 हो गए हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं जल्दी आ रहा हूँ। विमान कुछ मिनटों के लिए विलंबित है, लियांग हाओ ने उत्तर दिया। जल्दी करो, तुम्हें लेने के लिए मैंने अच्छा खाना नहीं खाया। लियांग मिंकी ने शिकायत की। जब उसने कहा कि वह रेस्तरां नहीं जाएगी तो यू किंग ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें अंडे के तले हुए चावल, नूडल सूप, एक छोटी कटोरी में उबली हुई हड्डियां, साथ ही खीरा और भिंडी का सलाद भी था। लियांग मिंकी की ताज़ी उबली हुई हड्डियां देखकर लार टपकने लगी। उसे 8 बजे भूख लगने लगी और उसका पेट गुर्राने लगा। और भिंडी का सलाद देखकर उसे लगा कि काश वह वहां होती। पहले उसे मांस के व्यंजन बहुत पसंद नहीं थे, लेकिन जब वह रणविजय के रेस्तरां में गई तो उसे सभी व्यंजन पसंद आए, जिनमें से भिंडी का सलाद उसका पसंदीदा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह इसे मिस करेगी। ये सोचकर वह थोड़ी नाराज हो गई। मेरे प्यारे भाई, क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? तुम्हें रात को क्यों आना पड़ा? लियांग हाओ उसकी बातें सुनकर हंसा और फिर बोला, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे देख रही हो? फिर लियांग मिंकी ने बाहर की तरफ देखा। लियांग हाओ ने ग्रे ट्राउजर, जैकेट और सफ़ेद शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल थोड़े लंबे थे। वह आदमी, जो लगभग 175 सेमी लंबा था, बस बाहर चला गया और इधर उधर देख रहा था। मैं तुम्हारे सामने बाईं तरफ हूँ। लियांग मिंकी ने अपना बायां हाथ उठाया और हाथ हिलाया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लियांग हाओ ने फ़ोन रख दिया और जल्दी से चला गया। फिर उसने लियांग मिंकी को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ अच्छा आराम किया है। उसकी छोटी बहन थोड़ी कमज़ोर थी। कई महीने पहले उसे तेज़ बुखार था और निमोनिया हो गया था। इसलिए उसके परिवार ने उसे कुछ समय के लिए काम न करने, या तो घर पर आराम करने या कहीं घूमने जाने के लिए कहा। परिणामस्वरूप लियांग मिंकी हांगकांग चली गई और वह वर्तमान में बहुत अच्छी दिख रही थी। बेशक मैं हर दिन बहुत अच्छा खाती हूँ, लियांग मिंकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा।
फिर उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, आज बॉस ने ओकरा सलाद बनाया था। मैं आज रात सिर्फ तुम्हारी वजह से वहां डिनर के लिए नहीं जा सकी। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। क्या तुम दिन में नहीं आ सकते थे? तुम्हें शाम को क्यों आना पड़ा? मैंने दिन में कुछ व्यापारिक साझेदारों को अलविदा कहा। मना करना मुश्किल था। मुझे माफ करें, लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बढ़िया भोजन खिलाऊंगी, ठीक है? हम बॉस से ज्यादा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता, लियांग मिंकी ने नाक सिकुड़ी और फिर कहा। उसकी बातें सुनने के बाद लियांग हाओ को अंदर ही अंदर उलझन महसूस हुई, जिसे शायद ही कोई देख पाए। उसने अपनी बहन से बॉस के बारे में कम से कम 10 बार सुना था। अगर कोई बॉस होता जो सिर्फ स्वादिष्ट खाना बना सकता तो वह ज्यादा से ज्यादा 3 बार उसका जिक्र करती। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। मेरी बहन 22 साल की है। वह प्यार में पड़ सकती है, लेकिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड को देखना है। कोई भी आदमी मेरा साला नहीं हो सकता। तुमने जिसकी बात की वह मिंगमैंग के रिक्रिएशनल रेस्टोरेंट का मालिक है ना? लियांग हाओ ने पूछा। और कौन हो सकता है? लियांग मिंकी ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार था जब मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। यह अद्भुत है। जब हमारे माता पिता आएंगे तो मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा और चखूंगा। चलो कल वहां चलते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ, मुझे भूख लगी है। चलो खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। तो चलो सीधे उस रेस्तरां में चलते हैं जिसके बारे में तुमने बात की थी, लियांग हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। वे तीनों भोजन में से प्रत्येक के लिए केवल 1 घंटे के लिए खुलते हैं। इस समय कोई भोजन नहीं है। बॉस अभी खाना नहीं बनाते हैं। लियांग मिंकी ने अपनी आंखें घुमाईं। ओह ठीक है, मैं भूल गया, लियांग हाओ ने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, यह प्रतिदिन केवल 3 घंटे के लिए खुलता है। मुझे अब उस रेस्तरां में कुछ दिलचस्पी है। चलो कल वहां चलते हैं। तुम आज रात क्या खाना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं। लियांग मिंकी ने एक पल सोचा और फिर कहा, हम खाने के स्टॉल पर क्यों न जाएं? वहां ज्यादा लोग होने से माहौल बढ़िया रहेगा और मैं ज्यादा खा सकता हूं। खाने के स्टॉल? ओह ठीक है, लियांग हाओ ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं। पहले कार में बैठो। लियांग मिंकी ने उसे फोक्सवैगन की ओर ले गया। फिर लियांग हाओ सीधे यात्री सीट पर बैठ गया। मुझे देखने दो, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये कॉजवे बे में विक्टोरिया पार्क के पास है। हम न्यू मून बे वापस जाते समय इसे पार करेंगे। चलो वहां चलते हैं। लियांग मिंकी ने कार शुरू करने से पहले गंतव्य को देखा। अध्याय 379। गंतव्य हाइफेग्युआन फूड स्टॉल था। ये विक्टोरिया पार्क के पास और खाड़ी के नज़दीक था, जहां लोग समुद्री हवा के साथ नज़ारे का आनंद ले सकते थे। लियांग हाओ और लियांग मिंकी आधे घंटे से ज्यादा की ड्राइव के दौरान बातें करते और हंसते रहे और जब वे वहां पहुंचे तो लगभग 11 बज चुके थे। यह अभी भी व्यस्त समय था, जिसमें बहुत से लोग आ जा रहे थे। हाइफेग्युआन फूड स्टॉल छोटा नहीं था, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों जगह थी, लेकिन आउटडोर क्षेत्र इसकी मुख्य विशेषता थी, जो ज्यादा लोकप्रिय थी। वहां टेबलों की 4 लंबी कतारें थीं, जो 2 लोगों, 4 लोगों या 6 लोगों के लिए थीं। साथ ही कई बड़ी आयताकार टेबल थीं, जिन पर ज्यादा लोग बैठ सकते थे। उनके वहां पहुंचने के बाद वेटर ने उनका अभिवादन किया। स्वागत है, अंदर उपलब्ध है, लेकिन बाहर नहीं। या आप थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे, लियांग मिंकी ने सीधे उत्तर दिया। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। 1 मिनट रुकिए। वेटर उन्हें कमरे में ले गया और उन्हें प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठने के लिए कहा। उनके आगे 3 लोग थे, जो लगभग 3 मिनट बाद बैठ गए। 7 या 8 मिनट बाद लियांग मिंकी और उसके भाई को एक टेबल मिल गई। साइड डोर से बाहर निकलने के बाद वे आउटडोर एरिया में गए और 2 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ऑर्डर करने के बाद लियांग हाओ ने इधर उधर देखना शुरू किया। सभी टेबल पर लोग बैठे थे। कुछ लोग अपनी आस्तीन ऊपर करके बियर पी रहे थे और कुछ लोग बातें करते और शेखी बघारते रहे, जो बहुत ही जीवंत था। लियांग हाओ ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से ऐसी जगह नहीं गया हूँ। मुझे याद है कि पिछली बार मैं जियाओबिन के साथ शराब पी रहा था। समय उल्टा है, मैं अब लगभग 30 साल का हो गया हूँ। जब वह 17 साल का था तब वह अपने दोस्तों के साथ घूमता था और बाद में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने लगा। कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद उसने पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल शुरू की और 1 साल से भी कम समय में वह एक अग्रणी व्यक्ति बन गया। वह लियांग कबीले की युवा पीढ़ी के बीच एक असाधारण व्यक्ति था। 3 वर्षों के दौरान उसने अपने परिवार के लिए बहुत लाभ कमाया। इसलिए वह जिन स्थानों पर जाता था वे सभी अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी के थे और वह आमतौर पर कीमती शराब पीता था, जैसे कि कीमती रेड वाइन, आयातित शराब या उच्च श्रेणी की शराब। जाहिर है, उसने पाया कि आम लोगों का जीवन काफी दिलचस्प था। चलो, बूढ़े आदमी की तरह मत बोलो। तुम केवल 26 साल के हो, अभी भी बहुत जवान हो। लियांग मिंकी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। हाँ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। लियांग हाओ ने अपना सिर शालीनता से हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम छोटी लड़की नहीं हो। क्या हांगकांग में कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम पसंद करती हो? कोई आदमी जो मुझे पसंद हो? हाँ, लेकिन अरे इसका जिक्र मत करो, लियांग मिंकी ने अपने मुंह से नाराजगी जताते हुए कहा।
जिस आदमी को वह पसंद करती थी उसकी पहले से ही एक पत्नी और एक बच्चा था जो दौड़ भी सकता था। वह इस बात से उदास थी। वह आदमी कौन है जिसे तुम पसंद करती हो? उसका नाम क्या है? क्या मैं उसे जानता हूँ? लियांग हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसे लगा कि उसकी बहन को जो आदमी पसंद है वह शायद वह बॉस हो। हालांकि उसके व्यवहार से पता चलता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी। क्या ऐसा है कि वह आदमी मेरी बहन को पसंद नहीं करता? लियांग हाओ ने लियांग मेंकी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि उसकी बहन बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी को अपनी भावनाएं बताएगी तो उसे मना नहीं किया जाएगा। तुम इतना क्यों पूछ रही हो? लियांग मेंकी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मेरे बारे में बहुत हो गया। तुम खुद अभी भी सिंगल हो। अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद तुम मेरी चिंता कर सकती हो। ठीक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अनन्या को खोजने जाओगे? क्या तुमने उससे संपर्क किया है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। उसे बाहर बुलाओ, चलो मिलते हैं। अनन्या? ओह, उसका पहले से ही एक पति है, लियांग हाओ ने रुककर कहा। हाँ। लियांग मेंकी की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने कहा, सच में? उसे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, है ना? लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने विमान में चढ़ने से पहले उसे फ़ोन किया था और उसने मुझे ये बताया था। हा। लियांग मेंकी को इसका एहसास हुआ और फिर बोलते हुए उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इसके लायक हो। तुमने तब उसका पीछा क्यों नहीं किया? अब बहुत देर हो चुकी है। वास्तव में मैंने ये खबर सुनने के बाद ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लगता है कि मेरा दिल कभी किसी महिला के लिए नहीं धड़का, जैसा कि किताबों में लिखा है। शायद अनन्या के लिए मेरी भावनाएं वास्तव में प्यार नहीं हैं। लियांग हाओ ने आह भरी। तुम्हारा दिल कभी नहीं धड़का? लियांग मेंकी विचारों में खो गई और पाया कि उसके मन में भी रणविजय के लिए वही भावनाएं थीं। वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। अगर वह मुझे चूमना चाहता है। लियांग मेंकी ने अपनी आंखें बंद की और दृश्य की कल्पना की। धप धप हिस। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। यह अद्भुत है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को शांत करने के लिए चुपचाप इधर उधर देखा, लेकिन अचानक उसके सामने बाईं ओर टेबल पर लोगों को देखकर वह चकित रह गई। अरे, क्या वे नहीं हैं? उसने देखा कि काजल और लुओ किंग एक आदमी के साथ कबाब खा रहे थे। वे कौन हैं? लियांग हाओ ने उत्सुकता से देखा। तभी ढेर सारे कबाब, समुद्री भोजन और स्नैक्स परोसे गए। कोला की 2 बोतलों के साथ वे आराम से खाना खाने लगे। दूसरी तरफ काजल ने कबाब का एक कौर लिया और फिर आह भरते हुए कहा, यह बहुत बोरिंग है। हाँ, लिली, क्या तुम्हें झाओ फैंग की याद आ रही है? लुओ किंग ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया। थोड़ा सा, काजल ने सीधे जवाब दिया। ओह, ठीक है देवी ली, तुम्हें भाई फैंग पसंद है? दाहे ने कुछ बियर पीने के बाद पूछा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। पूछना बंद करो और अपनी बियर पियो। काजल ने दाहे की बियर की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं पी लूंगा। दाहे ने सीधे इसे पी लिया और संतुष्ट आवाज निकाली। फिर उसने कहा, अरे देवी ली, मैं 2 दिन पहले न्यू मून बे गया था और नई जगह देखी थी। ये वाकई बहुत बड़ी है। आधी सजावट पूरी हो चुकी है। ये कमाल है। सच में, वहाँ एक आउटडोर डीजे स्क्वायर भी है। मुझे यकीन है कि यह हिट होगा। पिछली बार झाओ फैंग ने कहा था कि इसे अभी भी आधे महीने से ज़्यादा समय की ज़रूरत है, इसलिए अब लगभग 10 दिन बचे हैं, काजल ने जवाब दिया। फिर हमारे पास काम करने के लिए एक बेहतर जगह होगी। भाई लोंग ने इसके लिए एक खरीदार ढूंढ लिया है और सब कुछ हो जाने के बाद हम सब वहाँ चले जाएंगे। वे बियर पीते और कबाब खाते हुए बातें करते रहे। उनसे थोड़ी दूर पर एक लंबी मेज़ पर 9 लोग बैठे थे, जिनमें 6 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। उनमें से 2 पुरुष मशहूर ब्रांड के चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे 20 के दशक की शुरुआत में थे, बहुत चंचल और घमंडी लग रहे थे। भाईदा अभी वापस आए हैं, चलो फिर से उनके लिए टोस्ट करते हैं। एक दुबले पतले लाल बालों वाले आदमी ने बोलते हुए अपना गिलास उठाया। चलो भाईदा के पास। सभी लोगों ने अपने गिलास उठाए और बीच में मशहूर ब्रांड के कपड़े पहने छोटे बालों वाले गोरी चमड़ी वाले आदमी को देखा। इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 अक्टूबर के बाद वापस जाऊंगा। कई स्कूली लड़कियां अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, भाईदा ने हाथ हिलाते हुए कहा। अरे भाईदा, लिन्हे जियातोंग यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? लाल बालों वाले आदमी ने पूछा। बुरा नहीं है, स्कूली लड़कियां बहुत सीधी सादी होती हैं, इसलिए उन्हें पाना आसान है और मैं उन्हें कुछ पैसे देने के बाद ही वे मुझे छोड़ देंगी। हाँ, वे उन मॉडलों से अलग हैं। तुम्हें पता है, मैंने नए छात्रों में से 20 से ज़्यादा लड़कियां हासिल की हैं, भाईदा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कहा, जब तुम लिन्हे आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्कूली लड़कियों का इंतज़ाम करूंगा। बढ़िया, मैं बस वहाँ मौज मस्ती करना चाहता हूँ। भाईदा, जब आप वापस जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा और कुछ दिन वहाँ रहूंगा, लाल बालों वाले आदमी ने पहले कहा। 2 अन्य पुरुषों ने भी यही कहा। भाईदा, आप अभी भी बहुत चुलबुले हैं। एक लंबी महिला शराब पीने के बाद मुस्कुराए। बेबे, तुम सही हो। भाईदा हम में से सबसे योग्य व्यक्ति हैं। एक और लंबे बालों वाले आदमी ने उसकी चापलूसी की। ये देखा जा सकता था कि भाईदा उन लोगों में सबसे ऊंचे दर्जे पर थे। बस इस तरह शराब पीना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। चलो कोई खेल खेलते हैं, एक और बड़ी आंखों वाली महिला ने कहा।
कौन सा खेल, सच या हिम्मत? हमारे यहाँ कार्ड हैं और कुल 9 लोग हैं। जोकर निकालने वाले को सज़ा दी जाएगी और जो इक्का निकालेगा उसे सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप सज़ा नहीं चाहते हैं तो आपको एक पूरा गिलास शराब पीना होगा। क्या ये ठीक है? लाल बालों वाले आदमी ने कहा। ठीक है, चलो। भाईदा ने ताली बजाई और फिर कहा, गंभीरता से बोलो। फिर उन्होंने खेल शुरू किया। चूंकि पहले व्यक्ति ने शराब पीना चुना था, इसलिए अगले कुछ राउंड के सभी लोग शराब पीने लगे। कई गिलास शराब पीने के बाद कई लोग थोड़े नशे में होने लगे। फिर थोड़े मोटे आदमी ने इक्का निकाला, जबकि बेबेई नाम की महिला ने जोकर निकाला। मैं सच बताऊंगी, बेबेई का चेहरा थोड़ा लाल था। वह अब और नहीं पीना चाहती थी, इसलिए उसने यही चुना। ठीक है, छोटे मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमें बताओ, पिछले 2 सालों में तुमने कितने पुरुषों के साथ सोया है? जैसे ही उसने ये कहा, बाकी सभी ने महिला की ओर देखते हुए जयकार की। बेबेई ने अपना निचला होंठ काटा और अंत में कहा, 4। तुम बहुत बढ़िया हो। लाल बालों वाला आदमी हंसा। अगले राउंड में लाल बालों वाले आदमी को जोकर मिला और दूसरी बड़ी आंखों वाली महिला को एस मिला। चलो, इसे और रोमांचक बनाते हैं। फिर हिम्मत करो, तो फिर अपनी शर्त उतारो। अरे नहीं, ये बहुत आसान है। बाकी लोगों ने अपने माथे थपथपाए। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी शर्त उतारी और फिर उसकी छाती पर बाघ के सिर का टैटू दिखाई दिया। अगले राउंड में लाल बालों वाले आदमी को फिर से जोकर मिला। हिम्मत करो, लाल बालों वाला आदमी चिल्लाया। फिर बेबेई, जिसने एस निकाला था, ने इधर उधर देखा और आखिरकार काजल की मेज पर अपनी नजरें टिका दी। उसने वहां इशारा किया और कहा, डेनिम जैकेट वाली महिला का वीचैट नंबर पूछो। स्विश, भीड़ देखने के लिए मुड़ी। उन्होंने वहां 2 महिलाएं और एक पुरुष बैठे हुए देखा। चूंकि दाहे काजल के सामने बैठा था, उनमें से कुछ ने कहा, ऐसा लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। यह अच्छा नहीं है। लक्ष्य क्यों नहीं बदला? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ हूँ। डरो मत, जियाओ की आंख, बस आगे बढ़ो। उसका वीचैट मांगने का मतलब उसके साथ सोना नहीं है। भाईदा ने हिचकी के बाद कहा। ठीक है, तुम काय, बस इंतजार करो और देखो। लाल बालों वाला आदमी, जियाओ की आंख, एक गिलास बियर लेकर वहां चला गया। जब वह आया तो वह दाहे के पास बैठ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते दोस्तों, ये किस्मत है जिसने हमें साथ लाया है। आपके लिए टोस्ट। वह आदमी काफी विनम्र था। फिर दाहे ने अपना गिलास उठाया और गिलास टकराते हुए पी गया। लेकिन फिर जियाओ की आंख ने काजल और दाहे को अपमानजनक तरीके से देखते हुए पूछा, क्या आप एक कपल हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? काजल ने गुस्से में कहा। काजल ने देखा कि वे वहां क्या खेल खेल रहे थे और वह उनका लक्ष्य नहीं बनना चाहती थी। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियाओ की आंख ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्यूटी, क्या तुम मुझे अपना वीचैट दोगी? हम दोस्त बना सकते हैं और बाद में घूम सकते हैं। नहीं, काजल ने उसे सीधे मना कर दिया। कृपया ऐसा मत करो, बस इसे मुझे दे दो ब्यूटी। मेरे भाई देख रहे हैं। उसने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है। भाई, कृपया वापस जाओ। दाहे ने बोलते समय थोड़ा भौहें से कुड़ी। हाँ, वह शायद ही कभी वीचैट का इस्तेमाल करती है, लुओ किंग ने दोहराया। यह ठीक है। शियाओ की आंख ने उनकी तरफ देखा और फिर वापस चला गया। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। 3 मिनट से भी कम समय में एक थोड़ा मोटा आदमी घूमकर आया और लुओ किंग के ठीक सामने खड़ा हो गया। फिर उसने जोर से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अध्याय 380। स्विश। लुओ किंग तुरंत लाल हो गई और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि दूसरी टेबल पर बैठे लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे और उसे हर किसी की नज़र में आने की आदत नहीं थी। यहाँ तक कि लियांग हाओ ने भी कुछ भावुकता के साथ कहा, शराब काया को और भी मजबूत बनाती है। जब आप जाग रहे थे तो आप जो करने की हिम्मत नहीं करते थे, उसे आप शराब पीने के बाद कर सकते थे। हालांकि लियांग हाओ ने दूसरों की कीमत पर मौज मस्ती करने के उनके व्यवहार को नीचा देखा। दाहे ने भौहें सिकोड़ी और खड़े होने ही वाले थे, लेकिन मोटा आदमी यह कहकर भाग गया, उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। क्या वे पागल हैं? काजल ने गुस्से में कहा। वे सिर्फ बेवकूफ़ों का झुंड हैं जो शराब पीने के बाद पागल हो जाते हैं। उन्हें नज़रअंदाज करो। दाहे असंतुष्ट था और गुस्से से उनकी तरफ देखने लगा। बाद में दाहे ने 5 मिनट के लिए तनाव कम करने के लिए कुछ चुटकुले सुनाए और फिर लाल बालों वाला आदमी फिर से चला आया। नमस्ते, मैं फिर से तुमसे मिलने आया हूँ। शराब पी लो और हम भविष्य में दोस्त बनेंगे। जियाओ की आंख ने काजल, दाहे और लुओ किंग को शराब का पूरा गिलास पीने का इशारा किया। इसे पी लो। ठीक है। आंखें चौड़ी करके काजल खड़ी हुई और अपना गिलास उठाया। फिर उसने सारी बियर जियाओ की आंख के चेहरे पर उड़ेल दी। क्या तुम पागल हो गए हो? काजल ने उसे घूर कर देखा और जोर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शराब पीने के बाद तुम कुछ कर सकते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? बेवकूफ़ों का झुंड। काजल के व्यवहार ने लियांग हाओ को हैरान कर दिया। वाह, इस लड़की का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। उसने देखा कि जब लाल बालों वाला आदमी उसके पास आया और उसने सोचा कि वह पहले कदम उठाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि महिला सीधे उस पर बियर उड़ेल देगी। साथ ही काजल की बातों ने बाकी लोगों को भी तरोताजा कर दिया। उन्हें भी लगा कि वे लोग बहुत शोर मचा रहे थे और परेशान कर रहे थे। हालांकि उन्हें थोड़ी चिंता थी कि अगर वे लड़े तो 2 महिलाएं और एक आदमी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
पीछे जब भाई दा और बाकी लोगों ने देखा कि उनके भाई को धमकाया जा रहा है तो वे दुखी हो गए। जियाओ कियांग, जो बियर से सराबोर था, पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसे होश आया। वह गुस्से में आ गया और काजल की ओर देखते हुए बोला, क्या? अपनी बात पूरी करने से पहले उसे लगा कि उसे कमर में लात मारी गई है। भाड़ में जाओ, दाहे ने पहले उसे मारा, लानत है। जियाओ कियांग ने गाली दी और भाई दा का चेहरा भी काला पड़ गया। उसे और 3 महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी लोग उठ खड़े हुए और जल्दी से वहां चले गए। वे बदतमीजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे लड़ाई शुरू कर देंगे। भाई, जाओ उनकी मदद करो, लियांग मिंकी ने यह देखकर जल्दी से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई एक मार्शल आर्टिस्ट है और बहुत शक्तिशाली भी। ओह ठीक है, लियांग हाओ ने उलझन में उसकी ओर देखा और फिर उठकर चली गई। तभी दाहे पहले से ही गुस्से में था। उसने अपने बगल की मेज से बियर की एक बोतल ली, उसे अपनी कुर्सी पर पटक दिया और फिर बोतल टूट गई, जिससे बोतल की गर्दन पर एक नुकीला हिस्सा रह गया। वह तीखे कांच के साथ चला गया और उसकी उग्र मुद्रा ने जियाओ कियांग के साथियों को चौंका दिया। हालांकि वे घमंडी थे और कई बार लड़े थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके सामने वाला आदमी ही असली लड़ाकू कहा जा सकता है। अगर यह सामान्य समय होता तो वे पीछे हट जाते। हालांकि वे सभी उस समय नशे में थे और उसे देखकर और भी क्रोधित हो गए, इसलिए वे एक ही समय में भाग गए। ये देखकर कि वे लड़ने वाले थे, उनके आसपास के मेहमान सभी दंग रह गए। तभी एक व्यक्ति तेजी से उनके साथ आ गया। धमाका धमाका धमाका, उसने एक पल में कई बार लात मारी, जिससे शियाओ कियांग और उसके कई साथी जमीन पर गिर गए। सभी लोगों का ध्यान तुरंत लियांग हाओ पर केंद्रित हो गया और बहुत सी लड़कियां उसके शांत चेहरे और शानदार कौशल से आकर्षित हो गईं। दाहे को बहुत आश्चर्य हुआ। वह ऐसा करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि एक आदमी के रूप में उसे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है और वह आदमी बहुत दयालु है। हालांकि अगले ही पल दाहे को एहसास हुआ कि वहां एक परिचित व्यक्ति था। लिली, क्या तुम ठीक हो? लियांग मिंकी उनके पास गई और एक बड़ी बहन की तरह अपने भाई बहनों के बारे में चिंता करते हुए पूछा। उसके बाद उसने शियाओ कियांग और दूसरों को देखा, नाक भान सिकुड़ी और कहा, अगर तुमने उन्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं अपने भाई से तुम्हें खत्म करने के लिए कहूंगी। धन्यवाद। काजल ने लियांग मिंकी को देखा, जो परिपक्व होने का दिखावा कर रहा था, और उसे यह बहुत मजेदार लगा। उन्होंने रेस्टोरेंट में 2 बार बात की। लियांग मिंकी को उत्सुकता थी कि उसकी भाभी कौन है और उसने काजल से पूछा। झाओ फैंग ने कई बार उसका जिक्र किया और कहा कि उसे उसका भाई पसंद है। हालांकि वह हर दिन रेस्टोरेंट नहीं जाती थी, फिर भी वह वहां के वीआईपी सदस्यों से परिचित हो गई। शब्द सुनने के बाद लियांग मिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। जब वे बात कर रहे थे तो जियाओ कियांग और अन्य लोग भी अपने होश में आ गए। उन्हें लात मारी गई और वे जमीन पर गिर गए, जो बहुत दर्दनाक नहीं था, लेकिन वे उन शब्दों में चेतावनी को समझ गए। हालांकि वे थोड़े नशे में थे, लेकिन वे जानते थे कि जो आदमी अचानक से आया था वह बहुत कुशल था और वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए वे खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने बिना कुछ कहे पीछे भाईदा को देखा। भाईदा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वह खड़ा हुआ और जियाओ कियांग और अन्य लोगों के पास गया, बात करते समय भौहें सिकुड़ते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें सिर्फ इसलिए मारने की क्योंकि उन्होंने कुछ मजाक किया था? क्या तुम नहीं देखते कि मैं अभी भी यहाँ हूँ? हाँ, मैं सच में। दाहे को वह आदमी बहुत हास्यास्पद लगा और वह हंस पड़ा। उसके बोलने से पहले काजल ने सीधे कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? हमें तुम्हारी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर तुम मजाक कर रहे थे तो मैं भी बियर डालकर मजाक कर रहा था। वाह, तुम बहुत गुस्सैल हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भाई, दा ने कहा। उसकी बातें सुनने के बाद दाहे ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, ये सोचकर कि चूंकि उसने अपनी पहचान बताने की हिम्मत की है, इसलिए वह कोई नामी नहीं रह गया होगा और शायद कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा होगा। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो। क्या तुम मुझे यहाँ मक्खी की तरह परेशान करना बंद कर सकते हो? काजल ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसने उस फूड स्टॉल पर कई बार खाया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे इस तरह के मामले का सामना करना पड़ा था। भाईदा ने नाक सिकुड़ी और फिर कहा, मैं डोंग होंगा हूँ। हम यहाँ मजाक कर रहे थे और शायद आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से हमें नहीं हरा सकते। ठीक है, आप में से हर कोई यहाँ एक गिलास शराब पीकर माफ़ी मांगे, फिर मैं आपको जाने दूंगा। माफ़ी मांगें? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? काजल ने व्यंग्य किया और कहा, माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। लियांग हाओ काजल के सख्त रवैये से फिर से हैरान था। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी कि वह इस क्षेत्र की बॉस लग रही थी। उसने पाया कि इस गर्म स्वभाव वाली लड़की में वाकई चरित्र था। कई सालों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और व्यापार करने के बाद वह लियांग कबीले में एक बेहतरीन व्यक्ति बन गया था। वह हमेशा दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण रहा था और वह जिन महिलाओं से मिलता था वे भी सौम्य और गुणी थीं। हालांकि कुछ जीवंत और मिलनसार थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे लंबे समय से उसके जैसी गर्म स्वभाव वाली लड़की नहीं मिली थी। अच्छा, डोंग होंगा का चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें मौका न देने के लिए दोष मत दो। अगर यह और भी बुरा हुआ तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। बेटा, यहाँ शक्तिशाली होने का दिखावा मत करो।
डोंग डोंगा कौन है? मैंने कभी नाम नहीं सुना। बस ये दिखावा बंद करो। दाहे ने उस पर हंसते हुए अपना दाहिना हाथ काजल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? क्या तुम जानते हो कि उसका भाई कौन है? शक्तिशाली लगता है। डोंग होंगरा ने अस्वीकृति में अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे बताओ कि वह कौन है। अगर वह प्रसिद्ध है तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। हालांकि दाहे के शब्दों ने लियांग मेंकी को कुछ हद तक उत्सुक बना दिया। क्या लिली का भाई बॉस नहीं है? क्या वह इस मामले में भी बहुत शक्तिशाली है? ओह हाँ, ये झाओ फैंग है। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड ताकतें हैं जो बॉस को और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है, लियांग मेंकी को लगा कि उसे सच मिल गया है। लियांग हाओ कुछ हद तक उत्सुक था। उसे लगा कि उसकी बहन का दोस्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, सबके ध्यान में दाहे ने हल्के से हंसते हुए कहा, उसका भाई न्यू मूनबे का मिस्टर रणविजय है। मिस्टर रणविजय? उसके शब्दों से आसपास के कई लोग भ्रमित हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचा और न्यू मूनबे में किसी शक्तिशाली मिस्टर रणविजय को नहीं पहचान पाए। डोंग होंगा ने भी इस बारे में सोचा। न्यू मूनबे कोई बड़ी जगह नहीं है और वहाँ कई शक्तिशाली लोग हैं। ये दक्षिणी जिले का है, जबकि उस क्षेत्र में अंडरवर्ल्ड की ताकतों का नेतृत्व तांग जान कर रहा है, जो मेरे चाचा के बराबर है। वह नाम मिस्टर रणविजय कौन है? ये सोचते हुए डोंग होंगा ने निष्कर्ष निकाला कि श्री रणविजय के पास शायद कुछ छोटी उपलब्धियां ही होंगी, जबकि उनके सामने वाले लोग वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि एक असली बड़े शख्स को कैसा होना चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। माफी मांगो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे चाचा डोंग तियानपेंग हैं। डोंग होंगा ने सीधे कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास के लोग चौंक गए और कुछ चर्चाएं धीरे धीरे सुनाई देने लगीं। भगवान, उसका चाचा डोंग तियानपेंग है, वह बड़ा शख्स। वह पूरे पश्चिमी जिले का अंडरवर्ल्ड बॉस है। उसके पीछे कई क्रूर लोग हैं और जो कोई भी उसे अपमानित करता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। एक बार डोंग तियानपेंग अपने पैर पटकते हैं तो पूरा पश्चिमी जिला कांप उठता है। ऐसा लगता है कि वे केवल माफी ही मांग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोगों की चर्चा सुनने के बाद डोंग होंगा बहुत आत्मसंतुष्ट दिखे। आपने श्री रणविजय का जिक्र किया, हम, लेकिन हर कोई इतना चुप था। मैंने अपने चाचा का जिक्र किया और क्या आपने सुना? जियाओ कियांग और दूसरे लोग भी बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने काजल और उसकी सहेलियों को गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए कहा, हमसे माफी मांगो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं तो जब हमारा बॉस आएगा तो चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। शायद तुम्हारे लोग, हम। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि अब आपको शराब पीकर माफी मांगनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी पुरुषों ने एक स्वर में कहा। नमस्ते सर। लियांग हाओ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह असंतुष्ट था, फिर भी उसने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, यहाँ जो कुछ हुआ वह सभी ने देखा है और ये तुम हो जो अनुचित व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम अब इसे बंद करो। आमतौर पर लियांग हाओ पहले अपने दुश्मन को मौका देता था और अगर वे फिर भी जोर देते तो वह अपनी चाल चलता। उसने शॉपिंग मॉल में भी ऐसा ही किया, जिसने कई लोगों को आश्वस्त किया था। हालांकि जो व्यक्ति उसके बगल में खड़ा था वह सीधा सादा आदमी था। दाहे, अपना माफी मांगो। क्या तुम्हारे चाचा डोंग तियानपेंग नहीं हैं? चलो उन्हें यहाँ बुलाओ। जल्दी करो, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। दाहे डरे नहीं थे और उन्हें यह बहुत हास्यास्पद लगा। जिया शानहाओ डोंग तियानपेंग के बराबर था। हालांकि जब जिया शानहाओ ने काजल के भाई का नाम सुना तो वह डर गया और बहुत सम्मानजनक हो गया। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि अंडरवर्ल्ड बलों में श्री रणविजय का कितना उच्च स्थान है। इसलिए जब दाहे ने सुना कि डोंग तियानपेंग आ सकता है तो वह पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि उसे भाई लॉन्ग और उसके आदमियों को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि डोंग तियानपेंग जैसा बड़ा शख्स बहुत चालाक था और कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जाता जो बहुत प्रसिद्ध नहीं था तो दाहे तैयार रहता। दाहे की बातें सुनने के बाद डोंग होंगा का चेहरा और भी काला पड़ गया। यहाँ रुको, उसने गुस्से से भरे चेहरे से दाहे और दूसरे की ओर इशारा किया। फिर वह अपनी मेज़ पर वापस मुड़ा और चलते चलते एक मोबाइल फ़ोन निकाला। ये जानते हुए कि उसके चाचा श्रीजिया के साथ व्यापार की बात कर रहे थे और वे ज़्यादा दूर नहीं थे, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। फ़ोन कॉल करने के बाद उसने और उसके साथियों ने अपने गिलास उठाए और थोड़ी शराब पी, बीच बीच में वहां देखते हुए मानो वह सुनिश्चित कर रहा हो कि वे भाग न जाएं। हालांकि दाहे के शब्दों ने लियांग हाओ को चौंका दिया। क्या उसके पास कोई समर्थन है? इसके बारे में सोचने के बाद भी उसे अभी भी सहज महसूस नहीं हुआ। हालांकि वह जानता था कि वह खुद शक्तिशाली है और अगर और लोगों को बुलाया गया तो वह डरेगा नहीं, फिर भी एक स्थानीय तानाशाह को दबाना मुश्किल होगा। उसने सोचा कि चूंकि वह निश्चित नहीं था, इसलिए अधिक लोगों से संपर्क करना बेहतर होगा। इसलिए उसने वीचैट खोला और एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, जियाओ हुई, मैं हांगकांग पहुंच गया हूं। मैं अपनी बहन के साथ कॉजवे बे में भोजन कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ परेशानी में पड़ गया हूं। वेटर, एक कुर्सी लाओ और उस टेबल का खाना यहाँ ले जाओ। लियांग मेंकी ने वेटर को इशारा किया जो पीछे छिपा हुआ था। वेटर द्वारा खाना लाने और वहां एक कुर्सी लगाने के बाद लियांग मेंकी और लियांग हाओ बैठ गए। लिली,
चिंता मत करो, यहाँ मेरे भाई के साथ हम ठीक रहेंगे। लियांग मिंगकी ने शालीनता से मुस्कुराया। लियांग मिंगकी, सामान्य रूप से बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती? काजल ने उसकी ओर आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो, तुम्हारा और मेरे भाई का एक साथ रहना असंभव है। हाँ, मैंने तुम्हारी चापलूसी करने की कोशिश नहीं की। लियांग मिंगकी ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि रणविजय उसके साथ नहीं होगा, इसलिए उसे ये शब्द सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह हंसी और फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ गई, मजाक में कहा, अगर मैं पहले आती, हम शायद तुम्हें अब मुझे भाभी कहना पड़ता। लियांग हाओ उसकी बातों से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन ऐसी बातें व्यक्तिगत रूप से कहेगी और उसने पाया कि उसके दिमाग में वाकई कोई था। यह जरूरी नहीं है कि सच हो। काजल ने अपने होंठ सिकुड़े। मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, यह मेरा बड़ा भाई लियांग हाओ है। लियांग मिंगकी ने उसका परिचय उचित तरीके से कराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियांग हाओ है। लियांग हाओ को होश आया और वह शालीनता से मुस्कुराया। नमस्ते, आप मुझे दाहे कह सकते हैं, दाहे ने मुस्कुराते हुए कहा और बहादुर सज्जनों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। मेरा नाम लुओ किंग है। मेरा नाम काजल है। आप बहुत जवान दिखते हैं, मिंगकी के छोटे भाई की तरह। काजल ने बोलते समय उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मैं बड़ी दिखती हूँ? लियांग मिंगकी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने खुद ही ऐसा कहा। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, चलो पीते हैं, लियांग मिंगकी ने कहा। अरे रुको, तुम सॉफ्ट ड्रिंक क्यों डाल रहे हो? काजल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम बियर नहीं पी सकते? मैं थोड़ी पी सकती हूँ, लियांग मिंगकी ने हिचकिचाते हुए कहा और फिर सिर हिलाया। हाँ, लियांग हाओ ने जवाब दिया। फिर काजल ने वेटर को बुलाने के लिए हाथ हिलाया और कहा, 3 गिलास बियर कृपया, एक बर्फ के साथ। क्या तुम दोनों को बर्फ चाहिए? हाँ ठीक है, सभी को बर्फ के साथ। जल्द ही 3 गिलास ताज़ी बियर परोसी गई। चलो चीयर्स, काजल ने बोलते हुए अपना गिलास उठाया। सभी ने अपने गिलास उठाए और एक साथ एक बड़ा घूंट पीने से पहले उन्हें टकराया। उसके बाद लियांग हाओ को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि कबाब खाते हुए बियर पीना वाकई मज़ेदार है। उसने सोचा कि काजल नाम की लड़की बहुत ही दृढ़ निश्चयी और अनोखी है। छिपकर जीने की तुलना में अपने असली रूप में रहना कहीं ज़्यादा आरामदायक था। ये देखकर कि वे वहाँ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, डोंग होंगा को अच्छा नहीं लगा। अरे, वे इतने बड़े खतरे से पहले इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? मेरे चाचा उन्हें डरा देंगे। डोंग होंगा बहुत गुस्से में था। रेस्तरां में 5 लोगों के समूह के आने से पहले उसने 20 मिनट से ज़्यादा इंतजार किया। समूह का नेतृत्व करने वाले युवक ने डोंग होंगा को चौंका दिया। चू हुई, ये देखकर कि चू हुई ने चलकर उन लोगों का अभिवादन किया, उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। चू हुई को शायद ही कोई सुन पाता था, लेकिन वह चू परिवार का उच्च पद वाला वैद्य बेटा था। हालांकि फिर भी उसकी तुलना उसके चाचा से नहीं की जा सकती थी। क्या चू हुई तुम्हारा समर्थन कर रही है? क्षमा करें, हम आपको पीटेंगे। 10 मिनट बाद 6 लोगों का एक समूह फिर से रेस्तरां में चला गया। समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। हिस, ये डोंग तियानपिंग है। वह वास्तव में यहाँ है। यह अच्छा नहीं है, कुछ होने वाला है। डोंग के गुस्से के साथ वह उन्हें गंभीर रूप से दंडित करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाचा, डोंग होंगा और उसके आदमी जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। फिर उसने काजल और दूसरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वे हैं जिन्होंने हमें मारा है। ओह, डोंग तियानपिंग ने जवाब दिया और फिर आगे बढ़ा। जब वह उनके पास गया तो उसने हल्के से कहा, तुम लोग बाहर आओ, चलो बात करते हैं। फिर काजल और बाकी लोगों ने भी देखा। लियांग हाओ ने डोंग तियानपिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में उसकी नज़र उसके पीछे खड़े 2 आदमियों पर टिक गई। उसे लगा कि वे भी मार्शल आर्टिस्ट हैं। अंकल डोंग। तभी चू हुई खड़ी हुई और बोलते हुए सिर हिलाया। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है और वे सिर्फ इसलिए लड़े क्योंकि उनके आदमी बहुत शोर मचा रहे थे। क्यों ना हम इसे जाने दें? यह एक गलतफहमी है। क्या यह एक गलतफहमी है? डोंग तियानपिंग ने साफ साफ कहा। उसके लहजे से यह नहीं पता चल रहा था कि वह क्या करने जा रहा था। डोंग होंगा ये सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ और जल्दी से बोला, अंकल, मैंने अभी अभी उन्हें बताया कि आप मेरे चाचा हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत घमंडी थे और आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने आपको फ़ोन किया, वरना मैं आपको इतनी रात को आने के लिए नहीं कहता। आप डोंग होंगा हैं, है न? चू हुई ने उसकी बातें सुनकर थोड़ा भौहें सिकुड़ी और फिर उसने कहा, तुम्हें साफ पता है कि क्या हुआ था। अगर तुम अकेले अपना खेल खेलते तो वे तुमसे नहीं लड़ते। हालांकि तुम बार बार उन्हें परेशान करने के लिए चले गए। कोई भी दुखी होगा, है न? बकवास बंद करो। डोंग होंगा अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका और उसने कहा, जब तुमने हमें मारा तो तुम क्या सोच रहे थे? अब तुम इसे जाने देना चाहते हो? क्या ये संभव है? मैंने तुम्हें बस एक मौका दिया। हर कोई जानता था कि डोंग होंगा उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जब चू हुई कुछ कहने ही वाला था तो डोंग तियानपिंग ने अपना हाथ हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझे सुझाव देने के योग्य नहीं हो।
बाहर आओ और बात करते हैं। मैं इसे तीसरी बार नहीं कहना चाहता। जैसे ही उसने ये कहा, हवा जम गई। आसपास के कई लोगों ने बड़े शख्स के रौबदार अंदाज को महसूस किया था। दाहे को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। एक आदमी का नाम एक पेड़ की छाया की तरह होता है, क्योंकि एक शक्तिशाली आदमी एक बड़े पेड़ की छाया की तरह कई लोगों को ढक सकता है। डोंग तियानपेंग आखिरकार एक इलाके का बड़ा बॉस था, इसलिए वह निश्चित रूप से डरेगा। हालांकि वह अभी भी कुछ हद तक हिम्मत वाला था। इसके बारे में सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और उसे नमस्कार करने के बाद श्री रणविजय का नाम लेना चाहता था। हालांकि वह वाक्य किसी और व्यक्ति ने कहा था। अचानक दरवाजे पर एक और सनसनी हुई। उसने पीछे देखा और देखा कि जिया शानहाओ 3 लोगों के साथ आ रहा है। भाई डोंग, मैंने देखा कि आपकी कार यहाँ पार्क की गई थी और मुझे लगा कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ आया हूँ, जिया शानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जूनियर के बीच किसी समस्या से निपट रहा हूँ। लगता है कि मेरे भतीजे को यहाँ धमकाया गया है। डोंग तियानपेंग मुस्कुराया और जिया शानहाओ की ओर देखा। वे उत्तरी जिले में थे, जो जिया शानहाओ का घर था। अब जब वह वहाँ था तो ऐसा लग रहा था कि उसे खुद इससे निपटने की ज़रूरत नहीं है। ओह हाँ, तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जिया शानहाओ ने सहजता से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के लोगों में से कई लोगों की सांसें रुक गईं। डोंग तियानपेंग से अकेले निपटना ही काफ़ी मुश्किल है। अब एक और बड़ा नाम जिया शानहाओ भी यहाँ है। ये बहुत संभव है कि उन लोगों को तकलीफ होगी। आसपास के लोगों ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि चू हुई को भी बहुत दबाव महसूस हुआ। डोंग तियानपेंग को अकेले उसकी परवाह नहीं थी, उन दोनों की तो बात ही छोड़िए। ऐसा लगता है कि आज मामला थोड़ा पेचीदा है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हस्तक्षेप न करना सही विकल्प होता। चू हुई को वाकई सिर दर्द हो रहा था। तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी। ओह बॉस जिया, हम। जिया शानहाओ ने देखा और पाया कि जिस आदमी ने उसका अभिवादन किया था वह थोड़ा जाना पहचाना था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। फिर उसने पीछे की ओर देखा। अहम अहम अहम। अचानक उसका गला अपनी ही लार से भर गया। लानत है, ये तो वही है, बेवकूफ़। अब तुम्हारे भतीजे को सिर्फ धमकाया जा रहा है, लेकिन अगर उसका पैर भी टूट जाए तो भी तुम्हें सहना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जाहिर है वह उसकी पहचान नहीं जानता था। क्या होगा अगर मैं उसे चोट पहुंचा दूं उसके हाथों में? जिया शानहाओ ने इस बारे में सोचा, लेकिन 2 सेकंड के बाद उसने इस विचार को नकार दिया। उनके पास बस कुछ व्यापारिक सहयोग था जिसमें बहुत लाभ था, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इसलिए जिया शानहाओ ने थोड़ा खांसा और सबके ध्यान में उसने डोंग तियानपेंग को देखा, अपना मुंह खोला और कुछ शब्द कहे। भाई डोंग, ये सुंदर महिला श्री रणविजय की छोटी बहन है। आप ये जानते हैं? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बिच्छू विकलांग हो गया क्योंकि उसने श्री रणविजय की बेटी को रुलाया। तांग जान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसका अपने परिवार के साथ झगड़ा हुआ था। आपको ये समझना चाहिए, यह उसकी छोटी बहन है। उसके शब्दों से आसपास के सभी लोग भ्रमित हो गए। क्या हो रहा है श्री रणविजय? क्या मामला किसी और तरह से आगे बढ़ेगा? क्या दोनों बड़े लोग उससे डरते हैं? यहाँ तक कि लियांग हाओ को भी यह अजीब लगा। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे उन सभी लोगों को हराने में कितना समय लगेगा और उसने इस तरह के उलटफेर की उम्मीद नहीं की थी। चू हुई भी दंग रह गया। उसने काजल को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसका भाई मिस्टर रणविजय है, जिसने कई बड़े लोगों को दबा दिया है। उसने उस समय लड़ाई के बारे में थोड़ा सुना था, लेकिन उसे विशेष विवरण के बारे में नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, डोंग तियानपेंग दंग रह गया और उसका मुंह थोड़ा कांप उठा। अपने चाचा के हाव भाव देखकर डोंग होंगा परेशान हो गया। क्या ये सच है कि मिस्टर रणविजय वाकई बहुत शक्तिशाली हैं? जब वह इस बारे में सोच रहा था, डोंग तियानपेंग ने पलटकर अपना दाहिना हाथ सीधे डोंग होंगा के बाएं गाल पर थप्पड़ मारने के लिए घुमाया। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक तेज आवाज सुनी जिससे उनका खून जम गया। उनसे माफी मांगो, डोंग तियानपेंग ने ठंडे स्वर में कहा। हिस। डोंग होंगा, जिसके कान झंझना रहे थे, चौंक गया। उसने आश्चर्य से अपने चाचा की ओर देखा और ये देखकर कि उन्होंने फिर से अपना हाथ उठाया, वह डर से कांप उठा और जल्दी से उसके पास गया। माफ करना, यह मेरी गलती है। डोंग होंगा हताश था। जहां तक जियाओ की आंख और उसके पीछे के अन्य लोगों का सवाल है। काबूम। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ढह गई हो। बड़ा बॉस यहाँ है, लेकिन दूसरे आदमी का नाम सुनकर वह ऐसा हो गया। ये कैसे संभव है? कोई बात नहीं, अगली बार के लिए नोट कर लेना। जब तुम मौज मस्ती कर रहे हो तो दूसरों को प्रभावित मत करो। व्यवहार करना सीखो। काजल ने कुछ भी गंभीर नहीं कहा और बस उसे जाने दिया। साथ ही उसे थोड़ा अजीब भी लगा और उसने पाया कि उसका भाई बहुत शक्तिशाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणविजय, जो शांगजिंग के 4 सबसे प्रभावशाली युवकों में से एक हुआ करता था, फिर से वापस आ गया। ओह युवती, मुझे बहुत खेद है कि उन्होंने तुम्हें परेशान किया। उसे अच्छी तरह से न पढ़ा पाना मेरी गलती है। मैं उसे अनुशासित करने के लिए वापस जाऊंगा। एक पल सोचने के बाद डोंग तियानपेंग उसके पास गया, थोड़ा झुका और माफी मांगी। उसके आसपास के कई लोग उसके शब्दों से दंग रह गए। डोंग तियानपेंग, उसने माफी मांगी।